नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल SBCL अंडाल में। मैं आज आपको तत्वों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो कि NCERT का क्लास 10 का जो CBSE बोर्ड का चैप्टर है उसे पढ़ाने जा रहा हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो बोर्ड एग्जामिनी है यानी कि CBSE बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, अगर उनका बोर्ड एग्जाम है तो उनको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये ज़रूर से ज़रूर जो है चैप्टर को पढ़ना चाहिए और एक अच्छा प्रिपरेशन इस पे करना चाहिए, क्योंकि 2018 और 2022 में जो रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं। आप लोगों को पता होगा कि पीरियोडिक टेबल का ये जो चैप्टर है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग सारे शिफ्ट में पूछे गए हैं। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर है ये ICSE बोर्ड के सिलेबस में है और जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के एग्जामिनी है उनके भी सिलेबस में ये है। अगर इसी प्रकार किसी और स्टेट बोर्ड के सिलेबस में ये चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट या फिर पीरियोडिक टेबल, तो आप जरूर से जरूर ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि लगभग जो भी सिलेबस किसी भी बोर्ड एग्जाम में है, चाहे ICSE हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड हो, उसमें जो सिलेबस है वो लगभग सेम है। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट अगर डेवलप होता है तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होते हैं और ये चैप्टर बिल्कुल समझने का है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। दरअसल जो तत्व थे उनको क्लासिफिकेशन करने का प्रयास बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, ठीक है। उसमें से सबसे पहला प्रयास जो है एज पर जो बुक है उसमें जो दिया गया है, उसमें सबसे पहला प्रयास डोबेराइनर नामक रासायनिज्ञ ने किया। इसके बाद न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने किया, फिर मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने किया और अंततः मोजले नामक रासायनिज्ञ ने जो है इसे नया रूप दिया। तो जो वर्तमान में पीरियोडिक टेबल है वो मोजले के द्वारा ही जो नियम बनाया गया कि उन्होंने तत्वों को परमाणु के संख्या के आधार पर रखा, यानी कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उन्होंने सजाया, उसी सिद्धांत पर आधारित है। मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल सजाया था वो परमाणु भार के आधार पर सजाया था और उसमें कुछ त्रुटियां थी, लेकिन उन सारे त्रुटियों को जब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सजाया गया बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो सारी त्रुटियां जो है वो ठीक हो गई। तो आज का जो पीरियोडिक टेबल है वर्तमान में वो मोजले के द्वारा बनाया गया है और परमाणु संख्या पर आधारित है, जो कि किसी भी तत्व का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किसी भी दो तत्व का परमाणु संख्या सेम नहीं हो सकता, वो हमेशा अलग अलग होता है और ये परमाणु संख्या ही है, एटॉमिक नंबर ही है, जो किसी भी तत्व के रासायनिक गुण के लिए जिम्मेदार होता है, केमिकल प्रॉपर्टी के लिए। तो वास्तव में जब हम पीरियोडिक टेबल की पढ़ाई करते हैं तो हमें कोई भी तत्व, जो भी एलिमेंट है, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, तो उनके प्रॉपर्टीज के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर हमें एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो हम ये बता सकते हैं कि वो तत्व जो है वो मेटल है या नॉन मेटल है। साथ ही साथ हम ये भी बता सकते हैं कि जब वो प्रतिक्रिया करेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ठीक है। हम ये भी बता सकते हैं कि जब इसका ऑक्साइड बनेगा तो वो क्षारीय ऑक्साइड होगा या अम्लीय ऑक्साइड होगा, बेसिक ऑक्साइड बनेगा या फिर एसिडिक ऑक्साइड बनेगा। तो कई सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें पीरियोडिक ट्रेंड के नाम से जानते हैं हम लोग, जैसे कि परमाणु का आकार, रेडियस ऑफ द एटम्स। अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएं, यानी कि पीरियड में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं, तो उसके परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम टॉप से बॉटम, यानी कहने का मतलब है एक ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो उसके रेडियस के ऊपर या उसके एटॉमिक साइज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जिसे मेटालिक कैरेक्टर भी कहते हैं, कि उसके विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएं या फिर ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाएं।
इसी प्रकार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो वो कैसे चेंज होता है जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं। तो इन कई सारे इसको रीजन के साथ पढ़ेंगे कि आखिर अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है या घटती है पीरियड में या फिर ग्रुप में, क्यों बढ़ती है या क्यों घटती है। अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो वो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे घट जाती है, ऐसा क्यों होता है। जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज जो है बढ़ता जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो इन सारे सवालों को हम लोग आज देखेंगे, और ये जो पीरियोडिक ट्रेंड है इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। मैंने तो आईसीएसई बोर्ड में देखा है कि उनका जो भी क्वेश्चंस है वो पीरियोडिक ट्रेंड के ऊपर ही है। वास्तव में पीरियोडिक ट्रेंड तभी समझ सकते हैं आप जब आपको उसके रीजन समझ में आए कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ये चेंजेस आते हैं। हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्यों ऐसा चेंजेस आता है, जब हम ग्रुप में टॉप से नीचे की तरफ आते हैं तो ऐसा क्यों चेंज होता है। तो इन सारे सवालों को हम लोग हल करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये पूरे केमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर है। जैसे कि हम लोग पहले ABCD सीखते हैं, इसके बाद ही हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार केमिस्ट्री का ये लैंग्वेज है। तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एटलीस्ट इस स्टेज पर आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक याद होने चाहिए। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बगैर एटॉमिक नंबर याद किए हुए MCQs क्वेश्चन में जो आएंगे कि 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से किसका एटॉमिक साइज ज्यादा बड़ा है या किसका एटॉमिक साइज छोटा है या किसका रेडियस बड़ा है, किसका रेडियस छोटा है, या ये दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन देके कि इसमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। या फिर ऐसा भी रह सकता है कि इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, या एटॉमिक रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर सजाइए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए। ये सारे क्वेश्चंस जो है ना दोस्तों, ये पूरा भरा पड़ा है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और ध्यान रखिए, आप इसे रट नहीं सकते हैं, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो अगर आपको याद हो 1 से लेकर 30 तक, क्योंकि इसी के बीच में ही सवाल आते हैं, तो आप देखेंगे कि जितने भी सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं आप सभी सवालों को हल कर पाएंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है वो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूंगा, आप अच्छा से समझ भी जाएंगे। लेकिन जब उन्हें आप रियली में हल करने जाएंगे, सॉल्व करने जाएंगे, तो आपको फिर एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। बगैर एटॉमिक नंबर याद हुए आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर क्लास 10 के स्टूडेंट हैं या फिर रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको एटॉमिक नंबर हर रोज थोड़ा थोड़ा करके लगभग 30 तक याद कर लेने चाहिए। आपको पता है कि अगर आप मैथ में सॉल्व करते हैं तो आपको, है ना, भाग लगाना, इसके लिए पहाड़ा टेबल्स बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको टेबल्स याद होते हैं तो कैसे आप फटाफट कर लेते हैं, है ना, कैलकुलेशंस आपकी फास्ट हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह आपको अगर इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना है जो मैंने अभी बताया आपको, उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो आप जरूर से जरूर जो है अपने घर जहां आप स्टडी करते हैं वहां पर पीरियोडिक टेबल को रखिए, और पूरा पीरियोडिक टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक याद रखिए। और जो ट्रेंड है कि किस तरह से ट्रेंड चेंज होता है, उसका भी एक आप प्रिंट आउट निकाल के, गूगल में अवेलेबल है सारा, प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने पास रख लीजिए और सारे ट्रेंड्स को देखते रहिए कि ट्रेंड कैसे चेंज होते हैं, और एटॉमिक नंबर याद रखिए। ठीक है, देखिएगा कि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आइए हम लोग जो है आज का वीडियो को शुरू करते हैं। देर न करते हुए मैं स्क्रीन से हटकर पढ़ाऊंगा, और अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं स्क्रीन पे वापस आ जाऊंगा। वीडियो लंबा होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट्स एक चैप्टर में आपको दूंगा, तो उस वजह से थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन धैर्य रखकर उसे जरूर देखिएगा। अगर आप मान लीजिए कि 2 घंटे का वीडियो है, तो आप अगर आधे घंटे देखें तो 4 बार देख लीजिए। आप मार्क कर लीजिए कि हम यहां तक देख लिए, फिर इसके आगे, फिर इसके आगे, तो 2-3 दिन में आपका हो जाएगा। एट ए स्ट्रेच देख सकते तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देख सकते हैं तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जो तत्व हैं, लगभग आज के डेट में 118 तत्व मौजूद हैं। ठीक है, वर्तमान में अगर देखी जाए तो हमारे पास 118 एलिमेंट की जानकारी है।
जिसमें से 94 जो तत्व है वो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, मतलब प्रकृति में ये नेचुरली अवेलेबल हैं। और जो बाकी तत्व आप देख रहे हैं, इन्हें तैयार किया गया है, इन्हें बनाया गया है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा तरीका है जिससे कि रेडियो एक्टिविटी जब डिके होता है तो उससे नए तत्वों का निर्माण होता है। ठीक है, तो वो आर्टिफिशियली तैयार किए गए तत्व है। सबसे पहले आर्टिफिशियली तत्व जो बनाए गए थे शायद पोलोनियम था। ठीक है, तो ऐसे कई सारे तत्व जो है वो बनाए गए हैं, लेकिन 94 इसमें से नेचुरल है। अब बात यह आती है कि तत्वों को सजाने की क्या जरूरत पड़ी, उनको क्लासिफाई करने की क्या जरूरत पड़ी। तो जरा सा सोचिए, मान लीजिए आपका एक दुकान है। ठीक है, आपका जो है एक क्या बोलेंगे, जो राशन की दुकान होती है ना, जिसमें कि चावल दाल है ना, तेल मसाला साबुन, ये सब सारी चीजें आप बेचते हैं। मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आता है और बोलता है कि मुझे मार्गो साबुन दीजिए, नहाने नहाने वाला। तो आप क्या करते हैं, तुरंत जो है, आप जानते हैं ना कि यहाँ पे हम साबुन रखते हैं, और साबुन में भी, नहाने वाला साबुन में भी कई सारे साबुन हैं, लेकिन उन्होंने क्या मांगा है, उन्होंने बोला है मार्गो साबुन हमें दीजिए। तो आप अगर उसको प्रॉपरली तरीके से सजा के नहीं रखेंगे तो आप उसको तुरंत निकाल के नहीं दे पाएंगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसी प्रकार कोई भी वस्तु अगर घर में ही हम लोग ये करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सजा के रखते हैं ना, और ख्याल भी रखते हैं कि हमने कहाँ कहाँ रखा हुआ है। तभी तो अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम अगर पूछते हैं अपने परिवार से तो वो तुरंत बता देती हैं कि हाँ देखिए वहां पे मिलेगा आपको, वहां रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो लोग उन चीजों को सजा के रखते हैं और उन्हें पता होता है कि वो कहाँ पे रखे हुए हैं। तो उसी प्रकार तत्वों को क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने सारे तत्व थे, क्या उनके गुणों में कोई सिमिलैरिटी है, क्या उनके जो गुणधर्म है यानी कि जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें कोई रिलेशन है? अगर उनको आपस में रिलेशन है तो क्यों ना उनको एक जगह रख दिया जाए। तो इसमें इजी होगी ना, अगर हमें बोला जाएगा कि इस गुण वाले एक तत्व को बताइए तो हम तुरंत बता देंगे, क्योंकि हमने उनको एक ग्रुप में रख दिया है। तो ठीक उसी प्रकार जो पीरियोडिक टेबल है ना, वो कुछ नहीं है बल्कि एक तरह के गुणधर्म वाले तत्वों को, यानी कि एक सिमिलर प्रॉपर्टी वाले तत्वों को एक जगह रखने का एक चेष्टा है, एक प्रयास है। और ये प्रयास बहुत सालों से किया जा रहा था वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, इसमें कई सारे वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, तो उन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा करने से एक सुविधा क्या हुआ है कि अगर हम उस ग्रुप के एक तत्व के बारे में अगर हम स्टडी कर लेते हैं कि इसके रासायनिक गुण क्या क्या हैं, तो हम उस ग्रुप के किसी भी सदस्य के गुण को बता सकते हैं कि हाँ इसका भी गुण वही होगा। इतना ज्यादा श्योरिटी के साथ हम बता सकते हैं। कहीं कहीं पे कुछ अपवाद होते हैं, उन अपवादों को, उन एक्सेप्शंस को हम अभी नहीं पकड़ेंगे। हम फिलहाल यही समझेंगे कि अगर एक ग्रुप में मान लीजिए टोटल 20 तत्व हैं या 18 तत्व हैं, तो उन सभी तत्वों का रासायनिक गुण लगभग समान होगा। हम ऐसा सोच करके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर तत्वों को क्लासिफाई करना, उसको वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है ना, ताकि हमारी पढ़ाई आसान हो सके, ताकि हम तत्वों के गुणों को, अलग अलग तत्वों के गुणों को अलग अलग नहीं याद रखें, बल्कि हम ग्रुप में याद रखें कि अगर इस ग्रुप का एक तत्व का ये गुण है, ये रासायनिक गुण है, तो बाकी का भी वही होगा। सोचिए पढ़ाई कितनी आसान हो गई। आपने एक तत्व के गुणधर्म को जाना, उसके जो रासायनिक गुण है उसको जाना, आपने उस ग्रुप के सारे तत्वों के बारे में अनुमान लगा लिया। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यानी कि हमें धन्यवाद कहना चाहिए उन वैज्ञानिकों का, उन रसायन वैज्ञानिकों का, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके, कम संसाधनों के द्वारा भी प्रयास करके तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम उन वैज्ञानिकों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने केमिस्ट्री के इस मिस्ट्री को सही, बिल्कुल सरल और जो है मतलब इजी बना दिया उनके मेहनत ने। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से तत्वों को क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले जो तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किए हैं वो है डोबेराइनर। तो जो डोबेराइनर नामक रसायनज्ञ थे, उन्होंने 1817 ईस्वी में, ठीक है, तत्वों को सजाने का प्रयास किया और उन्होंने एक ट्रिक बनाया, इसे ट्रायड कहते हैं। सॉरी, ये हो जा रहा है।
इसे क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रायड, TRI, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, TRIAD, उसे ट्रायड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, त्रिक, तो त्रिक का मतलब तीन होता है, तीन की जोड़ी, ट्रायड है ना, ट्रायड। तो इन किस तरह से उन्होंने ये त्रिक बनाया, ये जो ट्रायड है उन्होंने किस तरह बनाया? तो उन्होंने जब तत्वों को इस तरह से रखा, कैलकुलेशन वगैरह किया, तो उन्होंने देखा कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, हमने एक एग्जांपल लिया है, उदाहरण, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो उन्होंने देखा कि जब हम उनके परमाणु द्रव्यमान को उनके आरोही क्रम में रखते हैं, ध्यान रखिएगा, उनके परमाणु द्रव्यमान यानी कि परमाणु भार को, यानी कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जब रखा गया, तो उन्होंने देखा, अचानक उनके मन में यह कैलकुलेशन आया कि जो दो तत्व थे, ठीक है, उनका जो द्रव्यमान था, दोनों का जो औसत था, एवरेज, वो थर्ड वाले के बराबर था, जो बीच वाले थे उसके बराबर था। यानी कहने का मतलब है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, मान लीजिए लिथियम का जो एटॉमिक वेट है वो 6.9 है, सोडियम का 23 है और पोटेशियम का 39 है। ठीक है, तो ये जो 6.9 है, आप इसको लगभग 7 पकड़ लीजिए, तो ठीक है, 7 प्लस ये वाला 39, 39, और इसका एवरेज निकाल दीजिए। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं? डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, एवरेज निकालेंगे तो 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जा रहा है 46/2, यानी कि 23। और ये जो 23 एटॉमिक मास है, या जिसे आप परमाणु द्रव्यमान कहेंगे, एटॉमिक वेट, वो किसके बराबर है? वो सोडियम के बराबर है। तो उन्होंने यही ट्रिक बताया कि जो दो तत्व हैं, उनका एवरेज, उनका एटॉमिक वेट का एवरेज, ध्यान रखिएगा, उसके परमाणु द्रव्यमान का जो औसत है, मतलब एवरेज है, वो बीच वाले, मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है, अगर साइड के दो तत्व आपको दे दिए जाएं कि डोबेराइनर का ट्रायड है और उसके दो तत्व ये हैं, एक ये दे दिया जाए, एक ये दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि बीच वाले का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इससे विभिन्न तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं कि जो डोबेराइनर का ट्रायड है उसके अकॉर्डिंग आपको कभी कभी बीच वाला भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये पूछा आपसे क्या होगा, तो हम इसको x मान लेंगे। ठीक है, x मान लेंगे तो क्या होगा? x प्लस ये वाला 39। ठीक है, और इसका जो एवरेज है, औसत, ये किसके बराबर होगा? 23 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा कैलकुलेशन करके, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस के पूछने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं कि वो क्या पूछ सकते हैं। तो डोबेराइनर का त्रिक नियम, जो डोबेराइनर का ट्रायड नियम है, वो यही कहता है कि जब हम परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में तत्वों को सजाते हैं, ठीक है, तत्वों को, तीन तत्वों को सजाते हैं, तो जो किनारे वाले दो तत्व होते हैं, उनका औसत, उनका एवरेज बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि जब हम त्रिक में तीन तत्व हैं, तो उसमें दो किनारे वाले तत्वों का जब हम परमाणु द्रव्यमान का उनका औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो वो बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है टोटल डोबेराइनर ने परिश्रम करके अपने जीवन काल में टोटल 3 त्रिक को वो बना पाए थे। ठीक है, 3 ही त्रिक उन्होंने ज्ञात किया था। ठीक है, तो इसमें से पहला त्रिक था ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दूसरा त्रिक था ये कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, और तीसरा त्रिक था ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप अगर देखेंगे, जिस प्रकार आपने देखा कि लिथियम और पोटेशियम को जब हम जोड़ देते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो सोडियम का निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर आप कैल्शियम और बेरियम का जो एटॉमिक मास है उनको अगर आप जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रोंटियम का निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप अगर क्लोरीन और आयोडीन का अगर जोड़ेंगे, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक मास और आयोडीन का एटॉमिक मास बोलिए या एटॉमिक वेट बोलिए, एक ही है।
एटॉमिक मास और आयोडीन का एटॉमिक मास दोनों को ऐड करिएगा और 2 से डिवाइड करिएगा तो ब्रोमीन का निकल जाएगा। तो ये जो 3 ट्रिक हैं, इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर आपको ऑप्शन में दे दिया गया कि इनमें से कौन जो है डोबेराइनर का ट्रिक नहीं है, डोबेराइनर का ट्रायड नहीं है, तो ये डोबेराइनर का ट्रायड आपको याद रखिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पहला ट्रायड, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम ये दूसरा ट्रायड, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये तीसरा ट्रायड। तो इन्होंने जो है जो ट्रायड बनाया अपने जीवन काल में, 3 ही ट्रायड उन्होंने बनाया। लेकिन जो भी हो, उनके इस प्रयास ने एक आने वाले वैज्ञानिकों के लिए या फिर इस क्षेत्र में कार्य कर रहे रासायनिक वैज्ञानिकों के लिए एक मार्गदर्शन का काम किया। एक एक जो है एक रास्ता बताया कि हम लोग इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि तत्वों का जो परमाणु भार है उसको हम लोग कुछ ना कुछ एक प्रॉपर्टी के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जब हम उसको सजाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये जो रास्ता है, ये जो तरीका है, ये पता चला बाद के वैज्ञानिकों को, मदद मिली उसमें। तो इसी रास्ते पर न्यूलैंड साहब आए और न्यूलैंड ने अपना अष्टक का नियम दिया। सॉरी, न्यूलैंड ने क्या दिया? अपना अष्टक का नियम। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं इसको। ऑक्टेव मतलब 8। तो अष्टक का नियम दिया। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो यह ध्यान रखिएगा कि डोबेराइनर के प्रयासों ने क्या किया? डोबेराइनर के प्रयासों ने दूसरे रसायनज्ञों को तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ साथ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन किया। यानी कि जो डोबेराइनर साहब ने कार्य किया, उससे पता चला कि जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं, मतलब उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ रिलेटेड है। ये बहुत बड़ी घटना थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान का जो संबंध है उसके तत्वों के परमाणु के गुणधर्म से संबंधित है। ये बहुत बड़ी बात थी। ये बहुत बड़ी बात थी कि परमाणु द्रव्यमान किससे संबंधित हो सकता है या फिर है, परमाणु द्रव्यमान के साथ है। तो ये वैज्ञानिकों के लिए एक मार्गदर्शन का काम किया और इसी प्रकार न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में सजाया। और तब उन्होंने देखा कि, लेकिन ध्यान रहे कि उस समय टोटल जो है 56 तत्व थे और 56वां जो तत्व था, आखिरी तत्व, माने जब न्यूलैंड साहब अपना सजा रहे थे तत्वों को, उस समय टोटल 56 तत्व थे और जो 56th एलिमेंट था वो थोरियम था। यानी यहीं तक जो है तत्वों के बारे में पता था। तो उन्होंने देखा कि जब वो तत्वों को परमाणु के परमाणु भार के या परमाणु द्रव्यमान कहिए आप, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास है ना, कि बढ़ते क्रम में सजाया, असेंडिंग ऑर्डर में सजाया, तो उन्होंने देखा कि प्रत्येक 8वां तत्व, ये ध्यान रखिएगा, यही हमारा यहां पर जो इसका डेफिनेशन है, कभी कभी आ सकता है कि न्यूलैंड का ऑक्टेव का क्या परिभाषा था। प्रत्येक 8वां तत्व जो 8th एलिमेंट था, उसका जो गुणधर्म था वो पहले तत्व के बराबर था। ठीक है, पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। मेन बात यहां पर यह है। तो इस तरह से, जैसे कि हम लोगों के हिंदी के जो ये होते हैं, स्वर होते हैं, तो संगीत की जो तुलना हम लोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग जैसे कि ये गाते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी, फिर वापस आकर के सा। तो उसी तरह सा 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और फिर जब आ जाएंगे तो 8वां तत्व। तो इस तरह से आप सोच के देखिए कि पहला तत्व और 8वां तत्व का गुणधर्म समान होगा। इसी प्रकार अगर आप यहां से काउंटिंग करें, मान लीजिए कि आप यहां से काउंटिंग करते हैं, तो यहां से आपको सा गाना होगा। यहां से आप सा शुरू कीजिए, सा रे गा मा पा धा, ठीक है, पा धा नी सा। देखिए वापस यहीं पे आप आ जा रहे हैं। तो आपको उसी ग्रुप में आप आकर के पढ़ेंगे जहां से आपने काउंटिंग शुरू किया है, सा रे गा मा पा धा नी सा, वहीं पे आएंगे। तो इस तरह से न्यूलैंड साहब ने जो अष्टक का नियम दिया, तो उन्होंने ऑक्टेव का नाम इसीलिए रखा क्योंकि ये जो ऑक्टेव्स होता है ना, ये स्वर होते हैं, जो कि हम लोग अपना संगीत में, हिंदी में जो
हम लोगों का ये है वो सा रे गा मा होता है आधा निसा, और जो इंग्लिश में होता है वो होता है डो रे मी फा सो ला टी। इस तरह से वापस आपको फिर डो पे आ जाना है। तो इस तरह से सा रे गा मा पा धा नी सा वापस। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हर एक आठवां तत्व जब रिपीट होकर के आ रहा है तो वो एक ही तरह के गुणधर्म को बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर क्वेश्चन कैसे आता है समझ लीजिए। क्वेश्चन इसमें देते हैं कि लिथियम है, ठीक है, तो लिथियम से अगर हम काउंटिंग करें न्यूलैंड के ऑक्टेव के नियम के अकॉर्डिंग, तो लिथियम का जो गुणधर्म है इनमें से किस तत्व के बराबर में होगा, आपको ऑप्शंस में दिए रहेंगे। तो आप जानते हैं कि लिथियम जो है वो कौन सा ग्रुप में आएगा, ठीक है। तो लिथियम के बाद आठवां तत्व आपको काउंट करना होगा। तो लिथियम में जब हम लिथियम में मान लीजिए लिथियम है Li, ठीक है, इसका परमाणु जो भार होता है वो जितना भी है आपको यहां पर ध्यान रखना है। लेकिन जब आप उसको काउंट करेंगे ना, मतलब जो डोबेराइनर जो न्यूलैंड का यहाँ जो ऑक्टेव का जो टेबल दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग है, मैं आपको परमाणु क्रमांक माने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं 3। तो इसमें से जब आप 8 8 कर देंगे, 3 और 8 8 करेंगे तो 11 आएगा। तो 11 का किसका एटॉमिक नंबर है, सोडियम का। तो सोडियम के साथ ये अपना गुणधर्म को समान बताएगा, ठीक है। प्रत्येक आठवां तत्व यानी कि जहां से आपका एटॉमिक नंबर स्टार्ट हो रहा है उसमें 8 ऐड कर देना है, +8। उसके बाद जो एटॉमिक नंबर आएगा वो सेम गुण रिपीट करेगा। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं ये एटॉमिक नंबर को लेके बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने परमाणु भार के अकॉर्डिंग सजाया हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, उनका जो सजाने का तरीका था उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया था, ठीक है। क्योंकि उनके पहले वाले जो वैज्ञानिक थे डोबेराइनर, उन्होंने भी परमाणु भार को ही लिया था, मतलब एटॉमिक मास को। तो इन्होंने भी एटॉमिक मास के ही अकॉर्डिंग लिया। लेकिन जब बढ़ते क्रम में सजाया तो ऑब्जर्व क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एवरी 8th एलिमेंट है, हर आठवां तत्व, ठीक है, का जो गुण है वो समान है। यानी कि इस ग्रुप में जो भी आपको तत्व दिख रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका गुण समान है। इसी प्रकार आपको इस ग्रुप में जो दिख रहे हैं, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनका गुण समान है। इसी तरह से आप अगर इसका गुण देख रहे हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनका गुण भी समान है। कुछ जगह पर आपको डिस्क्रिपेंसी दिखेगी तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है उसमें से आपको ये जरूर याद रखना है, आपको घुमा करके प्रश्न दे दिया जाएगा कि सोडियम और लिथियम के बाद आठवां तत्व है। तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि सोडियम के बाद कितनवां तत्व है ये लिथियम, तो हम बोलेंगे आठवां तत्व है। क्यों? क्योंकि सोडियम और लिथियम का जो रासायनिक गुण है समान होता है, और अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड हर आठवां तत्व ही अपना रासायनिक गुण को रिपीट करता है। तो इस तरह से डेफिनेटली सोडियम के बाद आठवां तत्व ही आपका लिथियम होगा, या लिथियम के बाद आठवां तत्व ही सोडियम होगा। जो भी क्वेश्चन घुमा करके दे, आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि आठवां तत्व, हर आठवां तत्व, 8th एलिमेंट। और निकालने का तरीका भी मैंने बताया, आप 8 ऐड कर दीजिए। और मैंने इसीलिए कहा स्टार्टिंग में ही कि आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक याद होने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि एनसीईआरटी में जो दिया रहता है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं होता, इसीलिए सोडियम के बाद लिथियम पूछ सकते हैं, या बेरिलियम और मैग्नीशियम का गुण समान है तो आपको पूछ देंगे कि बेरिलियम के बाद कितनावां तत्व है ये मैग्नीशियम, ठीक है, या बेरिलियम के बाद आठवां तत्व इनमें से कौन है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है उनका गुण समान है, तो डेफिनेटली वो 8th एलिमेंट बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम ही होगा, ठीक है। इस तरह से रहता है। अब जो है, जो सुर होते हैं, संगीत के सुर होते हैं, तो उस तरह से ये गा सकते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। और फिर जब सा करेंगे तो रिपीट हो जाएगा, वापस आ जाएगा। इसी तरह पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न साइड में जो वहां के सुर होते हैं उसको इस तरह गाते हैं, डो रे मी फा सो ला टी, ठीक है, इस तरह से। तो अब जो हम लोग आते हैं कि जो न्यूलैंड साहब ने बताया, ठीक है, उसमें क्या कुछ अच्छाइयां थी, क्या पता चला, क्या नहीं था, ये सब चीजें जिन पर कि क्वेश्चन आता है। तो जो न्यूलैंड का
अष्टक नियम था, न्यूलैंड ने जो ऑक्टेव का नियम दिया, यह ध्यान रखिए कि वो कैल्शियम तक ही लागू होता था। यानी कि उनका जो नियम उन्होंने बताया तो वो यहां तक वैलिड था कैल्शियम तक, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20 होता है, तो कैल्शियम तक था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कैल्शियम के बाद अगर प्रत्येक 8वां तत्व को हम लोग देख रहे थे तो उसके गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिल पा रहा था। हालांकि वो सजाए थे, लेकिन जब बाद में वैज्ञानिकों ने उसका अवलोकन किया, उसका जो है एनालिसिस किया उनके द्वारा बनाए गए टेबल को, तो उन्होंने पाया कि नहीं, उन्होंने बनाया एकदम सही है, लेकिन ये वैलिड कहां तक है? कैल्शियम तक, क्योंकि इसके बाद डिस्क्रिपेंसी आना चालू हो गई है, नहीं मिल रहा है रासायनिक गुण। तो जब न्यूलैंड ने काम करना चालू किया था तो प्रकृति में 56 तत्व विद्यमान थे। टोटल 56 एलिमेंट का उस समय पता था जब न्यूलैंड ने टेबल बनाया था। तो लेकिन उन्होंने ये कभी प्रेडिक्शन नहीं किया कि भविष्य में और भी कोई तत्व मिल सकता है। ये न्यूलैंड साहब का एक वीक पॉइंट था। ठीक है, उन्होंने कहा कि कुछ कमेंट ही नहीं था एक्चुअली में, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मिलेगा और ये भी नहीं कहा कि मिल सकता है, बात यही है, इस पे वो साइलेंट थे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भविष्य में कोई और तत्व मिल सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक जगह पे मिला कि उन्होंने दो तत्व को एक साथ रख दिया है। ठीक है, दो तत्वों को उन्होंने एक साथ रख दिया है, जिसमें ध्यान से दे सकते हैं आप कोबाल्ट और निकेल। यहां पर आइए, मैं आपको न्यूलैंड का टेबल दिखाता हूं और इसे जरूर से जरूर आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। यहां देखिए, उन्होंने कोबाल्ट और निकेल को, दो तत्वों को एक साथ रख दिया है, कोबाल्ट तथा निकेल, कोबाल्ट एंड निकेल, इस तरह से रख दिया है। तो इसका रीजन एक ही है, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसका रासायनिक गुण समान है, तो इसीलिए उन्होंने यहां पे रख दिया। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है कि एक साथ उन्होंने रख दिया है, यहां पर भी देखिए उन्होंने एक साथ दो तत्वों को रख दिया है। ठीक है, सेलियम और लैरियम, जो भी इनका फुल फॉर्म हो, इसे मुझे नहीं पता। तो जो भी हो कि उन्होंने दो तत्वों को एक साथ जो है रख दिया है। तो इससे क्या होता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ उसका कोई गुण ही नहीं मिलता है। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ कोई उसका गुणधर्म मिलेगा कोबाल्ट का और निकेल का? नहीं मिलेगा। कोबाल्ट और निकेल कहां मेटल है और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन नॉन मेटल है, तो उनके गुणों में क्या समानता होगी? है ना, कोई गुणधर्म नहीं मिलेगा, यानी कि उनके गुणधर्म भिन्न होंगे। इसी प्रकार जो कोबाल्ट और निकेल है ना, उसका प्रॉपर्टी आयरन से मिलता है, लेकिन आयरन को कहां वो रखे हुए हैं। तो इस तरह से कुछ डिस्क्रिपेंसी जो है नजर आई। तो इसीलिए कहा गया कि जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है ना, वो केवल हल्के तत्वों तक ही सीमित रहा। मतलब जो लाइटर एलिमेंट थे जैसे कि कैल्शियम 20 तक, वहां तक वो वैलिड था। इसके बाद ये कब जो है इनवैलिड हो गया, या कब जो है इसका कोई रिलेवेंसी नहीं रहा? जब नोबल गैसों का खोज हुआ। जब नोबल गैसों का खोज हुआ, यानी कि जब निष्क्रिय गैस जिसको कहते हैं, इनर्ट गैस, है ना, जैसे कि आर्गन, ठीक है, आर्गन, उसके बाद नियॉन, है ना, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, तो ये जो गैसों का खोज हुआ, निष्क्रिय गैसों का, उसके बाद न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल है वो अप्रासंगिक हो गया, यानी कि इसकी जो वैलिडिटी है वो खत्म हो गई। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूलैंड का जो ऑक्टेव नियम है वो कब अप्रासंगिक हो गई, यानी कि कब वो यूज में नहीं रही? तो आपको बताना होगा। तो ऐसा नोबल गैसों के आविष्कार के बाद हुआ। ये भी डिस्क्रिपेंसी आ सकती है एग्जाम में कि उन्होंने किन दो तत्वों को साथ में रख दिया, तो कोबाल्ट और निकेल को रख दिया। उनका जो अष्टक नियम है वो कहां तक वैलिड रहा? तो आप कहेंगे कि हल्के तत्व तक विद्यमान रहा, जो कि कैल्शियम तक जाता है। तो कैल्शियम तक उनका रूल पूरा वैलिड था। ठीक है, वो जब काम कर रहे थे तो कुल कितने तत्व थे विद्यमान थे? तो 56 थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से न्यूलैंड साहब ने भी एक रास्ता दिखाया। सबसे पहले डो बेराइनर साहब ने दिखाया ट्रिक बनाकर, ट्रायड बनाकर। इसके बाद ऑक्टेव ने बताया, न्यूलैंड साहब ने ऑक्टेव रूल दिया, जो कि संगीत के 7 सुरों की तरह जो है कि रिपीट, जिस तरह से सुर रिपीट होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से तत्वों के रासायनिक गुण भी रिपीट होते हैं। ये बात बहुत बड़ी थी कि जो तत्वों के रासायनिक गुण हैं, जब हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो उनके रासायनिक गुण रिपीट होते हैं, दोहराते हैं, वही गुण फिर से आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आगे के वैज्ञानिकों को और भी मार्गदर्शन मिला, और उसमें से मेंडलीव साहब ने जो है, जो कि रसियन केमिस्ट्री थे, तो उन्होंने
जो है इसी तरह से तत्वों को परमाणु भार के अकॉर्डिंग सजाया, लेकिन उन्होंने कुछ क्राइटेरिया जो अपनाया सजाने का, उन्होंने 3 तरह से सजाया। पहले तो तत्वों को उनके मूल गुणधर्म के अकॉर्डिंग सजाया कि तत्वों का जो उसका प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार को उन्होंने लिया, और इसके बाद रासायनिक गुणधर्म कि रासायनिक गुणधर्मों में कितना सिमिलैरिटी है उस अकॉर्डिंग सजाया। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि मेंडलीव साहब ने केवल परमाणु द्रव्यमान को नहीं लिया। ये बात जरूर से जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा कि मेंडलीव साहब ने केवल और केवल परमाणु भार को नहीं माना कि उन्होंने उसी को आधार बना दिया कि उसको सजा दिया। इसके पहले जो न्यूलैंड साहब थे उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया और सडनली ऑब्जर्व किया कि एवरी 8th एलिमेंट का जो रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो समान हो जा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने संगीत के साथ, सुरों के साथ तुलना कर दी और इसे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से जाना गया। लेकिन जब मेंडलीव साहब ने ऐसा किया तो उन्होंने कई सारे पैरामीटर्स लिए। एक तो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को लिया, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया, ठीक है। साथ ही साथ वो वॉच ये भी कर रहे थे कि उसका रासायनिक गुण कैसा है, वो रिएक्शन करा करा के कर रहे थे। मैंने इतना मेहनत, आप कल्पना नहीं कर सकते कि उन्होंने ताश के पत्तों को लिया था और प्रत्येक तत्व का रिएक्शन करा करा के वो कैसा रिएक्शन करते हैं, क्या गुणधर्म है, उसके पीछे लिख रहे थे वो कार्ड के पीछे। और लिख लिख करके बाद में उन्होंने उन्होंने देखा नहीं, कार्ड को वो लिखते गए रख दिए। बाद में उन्होंने कार्ड को सजाया कि हर एक तत्व का एक एक हिस्ट्री बना लिया कि ये इसका रिएक्शन कैसा है, किसके साथ मिलता है, परमाणु भार कैसा है, सबको उन्होंने ये किया। और तब जाकर के उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि तत्वों को जब हम परमाणु भार के या परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो उनके रासायनिक गुण रिपीट होते हैं। लेकिन डायरेक्ट उन्होंने नहीं कहा, लेकिन कि परमाणु द्रव्यमान को ही ये कहेंगे, ऐसे करके उन्होंने नहीं बनाया। जब वो बना रहे थे तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को भी लिखते जा रहे थे, ठीक है। तो उनका एक तरह से वेरिफिकेशन था ये कि हम ठीक है परमाणु भार को भी लेंगे, साथ ही साथ देखते हैं केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग करा के कि हाँ वो उसमें सिमिलैरिटी है कि नहीं। तो ये साइड बाय साइड वेरीफाई करके भी वो कर रहे थे। तो इनके प्रयासों से बहुत ही ज्यादा जो है मदद मिली और जो है मेंडलीव का आवर्त सारणी के नाम से इन्हें जाना गया और बहुत ही जो है इनका नाम हुआ, क्योंकि जब ये काम कर रहे थे तो उस समय जो पीरियोडिक टेबल है जब इन्होंने प्रकाशित किया था तो इनको नहीं माना गया। लेकिन इनके मृत्युपरांत उन्होंने कहा था कि कुछ तत्व ऐसे भी हैं मतलब इस प्रकृति में जो भले ही आज नहीं हैं, लेकिन हम ये प्रिडिक्ट करके जा रहे हैं कि ये जरूर आज नहीं तो कल या आने वाले जो है भविष्य में जरूर से जरूर मिलेंगे, ये प्रकृति में अवेलेबल हैं। तो इतना ठोस प्रमाण उन्होंने दिया और उन्होंने 3 तत्वों का जो है भविष्य में मिलने की कल्पना की और दावा किया था और उसका नाम भी दे दिया था और बाद में उनका पता भी चला और उनके द्वारा बताए गए रासायनिक गुणों से मिल रहा था। तब जाकर बाकी वैज्ञानिकों ने भी मेंडलीव के जो आवर्त सारणी है, जो पीरियोडिक टेबल है, उसको माना और उनको मान्यता दिया। तो इसीलिए जो उन्होंने मेहनत किया वो बाद में ही सही, लेकिन उनको वो सम्मान जरूर मिला। तो कोई भी इंसान जब काम करता है तो उन्हें अपने सम्मान और अपमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे परिश्रम करना चाहिए और वही परिश्रम मेंडलीव साहब ने किया और बाद में जिनको मान्यता मिली। तो इस तरह से ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो काम दिल और जो है परिश्रम के साथ किया जाता है उसे आज नहीं तो कल लोग पहचानते हैं और उसे सम्मान जरूर मिलता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें सबसे पहले ये बता दें इंफॉर्मेशन कि जब वो काम कर रहे थे तो उस समय 63 तत्व थे, 63। ध्यान रखिएगा, जब न्यूलैंड साहब काम कर रहे थे तो कितने तत्व थे? 56। यानी कि बाद में फिर 4 और 3 7 तत्वों का खोज हुआ तो टोटल 63 तत्व थे जब उन्होंने काम करना शुरू किया मेंडलीव ने। अब इसी प्रकार जो परमाणु द्रव्यमान है, जो उसका एटॉमिक
सॉरी, जो परमाणु द्रव्यमान है और उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच में जो संबंध है, ये उन्होंने निकाला कि जो परमाणु द्रव्यमान है, मतलब जो एटॉमिक मास है उसका, और जो उसके केमिकल गुण हैं, वो उसमें कुछ सिमिलैरिटी है। ये बात उन्होंने साबित किया। तो इस तरह से मेंडलीफ ने दो तत्वों के साथ रासायनिक गुण को रिएक्शन करा करके पता लगाया। तो उन्होंने ऑक्सीजन को चुना और हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनाने वाले यौगिकों, यानी कि जब वो रिएक्शन करके जो कंपाउंड बना रहा था, उस पर पूरा ध्यान अपना केंद्रित किया, उस पर फोकस किया कि कोई भी एलिमेंट लेके उसको वो किससे रिएक्शन करा रहे थे, ऑक्सीजन से और साथ ही साथ हाइड्रोजन से। जब वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहे थे तो हाइड्राइड बन रहा था, और जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे थे तो ऑक्साइड बन रहा था। तो इस तरह से उन्होंने हाइड्राइड और ऑक्साइड को इस तरह से करके फॉर्मूला लिखकर उनको एक जगह पे सजाया। ठीक है, टोटल 63 एलिमेंट थे, तो 63 कार्ड बनाया उन्होंने, और प्रत्येक कार्ड के ऊपर तत्वों के गुणधर्म को लिखा, और सारे गुणधर्म को जो एक जैसे थे उनको एक साथ ला दिया, और एक एक पिन में स्टेपलर लगाकर ये कर दिया, पिन लगाकर। और बाद में उन्होंने देखा कि एक टेबल की तरह उन्होंने बना लिया, और यही टेबल पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना गया। और उन्होंने क्या कहा कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ये आवर्ती फलन का मतलब होता है कि पीरियोडिक होते हैं, यानी कि जिस तरह से पीरियोडिक होता है कि जब कोई एक चीज एक निश्चित समय के बाद रिपीट होता है, एक निर्धारित समय के बाद रिपीट होगा। जैसे घड़ी की सुई, अगर 12 बजे हैं अभी, तो फिर से एक निश्चित उतने ही घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद जो है फिर से 12 बजेंगे, फिर 12 घंटे के बाद फिर 12 बजेंगे। तो ये एक रिपीट होने वाला घटना है जो एक निश्चित समय के बाद फिर से रिपीट होता है। तो इसी रिपीट होने वाले गुण को हम आवर्ती फलन कहते हैं कि वो पीरियोडिक है, यानी कि जो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं तत्वों के, वो उनके परमाणु द्रव्यमान के, ध्यान रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान के, यानी कि परमाणु का जो एटॉमिक वेट है उसके आवर्त फलन होते हैं। यानी कि जब इसको विस्तार से जब हम समझेंगे तो क्या होगा, यानी कि जब हम तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखते हैं, तो जो तत्व हैं उनके रासायनिक गुण रिपीट होते हैं, यानी कि वो एक निश्चित समय के बाद रिपीट करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने जब तत्वों को सजाया एक टेबल के रूप में, तो उनको ग्रुप नाम दिया, और जो क्षैतिज पंक्तियां थी उनको पीरियड कहा, जिसे आवर्त कहते हैं। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड को लेकर के रिएक्शन कराया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने एक सूत्र लिखा, जैसे R2O। इसका मतलब है, R का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया। फिर RO, ठीक है, R2O3, RO2, R2O5, R2O3, R2O7, RO4। तो यहां पर आपको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता दें कि अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि इस तरह से है तो वो कौन सा ग्रुप में होगा। ठीक है, कोई भी एक आप तत्व को इस तरह से करके दे सकते हैं। तो इसका अनुमान जब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, वहां से हम मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को कंपेयर करेंगे, तब जाकर आपको सुविधा होगी। क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल, वो परमाणु संख्या पर आधारित है, एटॉमिक नंबर पर आधारित है, और वहां से हम इसको वेरीफाई करेंगे और पाएंगे कि मेंडलीफ बिल्कुल सही थे। उन्होंने परमाणु भार के अकॉर्डिंग सजाया था, लेकिन उन्होंने परमाणु क्रमांक, अगर एटॉमिक नंबर को अगर सोच लिया होता, तो उन्होंने ही एक तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दिया होता। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। बाद में इनके कुछ कमियां रह गई थी, तो उनको उनको वो रेक्टिफाई करके मोजले नामक वैज्ञानिक ने इनके कमियों को दूर कर दिया, और जो परमाणु भार को बेस लेकर के इन्होंने बनाया था, उसको उन्होंने परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया, और देखा कि जो भी कमियां मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में रह गई थी वो समाप्त हो गई। तो आइए हम लोग वहां भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज हुई और ये हुआ। तो ये जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है, ये भी एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मतलब ये एक बहुत बड़ी घटना थी कि पीरियोडिक टेबल इतना परिश्रम के बाद बनाने के बाद जो है उनको जर्मन
पत्रिका में अनुमति मिली और उन्होंने इसमें उसको प्रकाशित किया, पब्लिश किया। तो इस तरह से ये जो है आगे चल के हम लोग जब मेंडलीव का आवर्त सारणी की कुछ उपलब्धियां हैं, कुछ उनके अचीवमेंट्स हैं, वो हम लोग देखेंगे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या उपलब्धियां हैं। तो आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीव को आवर्त सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वालों के पहले रखना पड़ा। ये ध्यान रखिए, उन्होंने कैसे सजाया था? उन्होंने सजाया था परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाया था। परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में सजाया था। लेकिन कभी कभी क्या हुआ है, कुछ कुछ जगहों पर उन्हें कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ा है। मतलब भारी वाले को उन्होंने पहले रख दिया है, जो अधिक द्रव्यमान वाले हैं, और हल्का वाला को बाद में रखा है। दरअसल ऐसा इसीलिए किया है उन्होंने, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को फुल क्राइटेरिया नहीं बनाया था। वो साथ ही साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के भी देख रहे थे कि रासायनिक गुण किसका समान है। तो इसीलिए चूंकि उनका रासायनिक गुण समान नहीं हो पा रहा था, तो इसके लिए उन्होंने उसको थोड़ा पहले रख दिया और जो भारी वाले थे उनको बाद में रख दिया, ताकि रासायनिक गुण एक जगह रह सके। ठीक है, उनका इंटेंशन बहुत अच्छा था, तो इसीलिए ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। उनका यही ये था कि तत्वों के जो रासायनिक गुण हैं और अगर समान है तो हमको तो उसको एक जगह रखना ही पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने रख दिया। इसका एक एग्जाम्पल है, चूंकि जो बुक में रहता है वही आता है तो आपको बता देते हैं। कोबाल्ट, इसका परमाणु द्रव्यमान है 58.9, और निकेल, इसका परमाणु द्रव्यमान है 58.7। ठीक है, तो नियम के अकॉर्डिंग जब उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था, तो पहले होना चाहिए था निकेल। फर्स्ट में क्या होना चाहिए था? निकेल। बाद में होना चाहिए था कोबाल्ट। उन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा है और निकेल को बाद में रखा है। तो ये एक उनका कमी है, लेकिन हम आपको जरूर ये बता देंगे कि ये कमी नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि वो केवल और केवल परमाणु द्रव्यमान को लेकर नहीं चल रहे थे, साथ ही साथ वो रिएक्शन करा रहे थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, और जब उन्होंने पाया कि इसके रासायनिक गुण समान हैं, तो उनकी मजबूरी हो गई कि उनको उन्हीं के साथ रखा जाए जिनके साथ ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। उनकी चेष्टा ये थी। लेकिन जो भी हो, आपको अगर कमी निकालने के लिए पूछा जाए कि इनकी क्या कमी थी, तो उसमें से ये एक बता सकते हैं कि कुछ कुछ जगहों पर उन्होंने परमाणु द्रव्यमान जिनका अधिक था उनको पहले, और परमाणु द्रव्यमान जिनका ज्यादा था उनको बाद में रख दिया है। ठीक है, तो ये उनकी कुछ विसंगतियां हैं। तो एक विसंगति आपने ये देखा। दूसरा था कि मेंडलीफ ने जो अचीवमेंट की बात करें, हम उनका ये कमी था। अचीवमेंट की बात करें, अचीवमेंट में उन्होंने कहा कि आवर्त सारणी में उन्होंने कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए थे, खाली छोड़ दिए थे, और उन्होंने बहुत दृढ़ता पूर्वक, बहुत स्ट्रांगली ये बात कहा कि भविष्य में ऐसे तत्व खोजे जा सकते हैं और इनका अनुमान लगाया जा सकता है। तो इनका नामकरण भी उन्होंने पहले ही कर दिया था, और उसके नाम के पहले उन्होंने एका वर्ड लगाया। ये संस्कृत शब्द है, ठीक है, तो एका शब्द लगाकर किया, जो कि उपसर्ग है, यानी कि किसी भी शब्द के पहले लगता है ये। तो उन्होंने क्या नाम दिया? स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, इनका खोज हुआ। ये जो स्कैंडियम है, ये एका बोरॉन उन्होंने नाम दे दिया था पहले ही। एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, इस तरह से 3 नाम उन्होंने दिया, और भविष्य में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम का खोज हुआ। तो इस तरह से मेंडलीफ के द्वारा अनुमान लगाने के कारण 3 तत्व जिनकी भविष्यवाणी उन्होंने पहले कर दी थी कि ये प्रकृति में विद्यमान है, आज नहीं तो कल इनका पता जरूर चलेगा, तो वो पता चला। और इस तरह से इनका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था। और इस घटना ने जितने भी दुनिया भर के रासायनज्ञ हैं, उनके मन में मेंडलीफ के प्रति बहुत ही ज्यादा जो है श्रद्धा, रिस्पेक्ट पैदा हुआ, और उन्होंने मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की सराहना की, और साथ ही साथ जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को। ठीक है, कुछ कमी में से एक कमी यह भी रह गई कि उस समय उत्कृष्ट गैस, यानी कि जो निष्क्रिय गैस है, जिसे हम नोबल गैसेस भी कहते हैं,
जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब। तो ये जो उत्कृष्ट गैसें हैं यानी कि जो निष्क्रिय गैसें हैं, इनके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया क्योंकि उस समय पता ही नहीं था। ठीक है, अक्रिय गैसों का पता नहीं था। और जब इन गैसों का पता चला, ठीक है, तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें नए समूह में रखा जा सका। तो ये भी एक अचीवमेंट में आप रख सकते हैं, या ये भी बात ध्यान रख सकते हैं कि जब मेंडलीफ ने के समय में उत्कृष्ट गैसों का पता नहीं था, लेकिन अगर जब उत्कृष्ट गैसों का पता चला, नोबल गैसेस, कि ये भी एलिमेंट हैं प्रकृति में, तो उनको बिना पीरियोडिक टेबल को छेड़े हुए उनको साइड में रख दिया गया, एक अलग ग्रुप बना करके, है ना। तो इस तरह से नोबल गैसेस के कारण लेकिन मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कोई छेड़छाड़ या कोई तरह का चेंजेस नहीं आया। ठीक है, मेंडलीफ के वर्गीकरण की सीमाएं, अब उनका कुछ कमी है। अचीवमेंट तो हम लोगों ने देखा, अब कुछ कमी है, अगर उनको आप देखें तो आपको पता चलेगा कि क्षार धातुओं की भांति, मतलब जो एल्काली मेटल हैं जैसे कि लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, है ना, ये क्षार धातु कहलाते हैं। तो क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, सॉरी, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का, देख लीजिए, और सोडियम का। सोडियम जिस तरह से NaCl बनाता है, हाइड्रोजन उसी तरह HCl बनाता है। सोडियम जिस तरह Na2O बनाता है, हाइड्रोजन H2O बनाता है। सोडियम Na2S बनाता है तो ये H2S बनाता है। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और सोडियम, यानी हाइड्रोजन का जो रासायनिक गुण है वो लगभग एल्कली मेटल्स के तरह है, क्षारीय धातुओं के तरह ही है। ठीक है, इसीलिए हाइड्रोजन को दो जगहों पर रखा गया है। ठीक है, हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुइक है और धातु और अधातुओं के साथ सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। तो ये जो है, इनका खासियत ये है हाइड्रोजन का, कि ये हैलोजन की तरह ही द्विपरमाणुइक है। मतलब जिस तरह से जो भी हैलोजन है वो क्या होता है, Cl2 होता है, ठीक है, I2 होता है, ठीक है, और Br2 होता है, ब्रोमीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, है ना। उसी प्रकार हाइड्रोजन भी कैसा है, द्विपरमाणुइक है, H2, यानी कि इसके एक अणु का निर्माण दो परमाणुओं से हुआ है। इसके एक मॉलिक्यूल का निर्माण कितने एटम से हुआ है, दो एटम से, इसीलिए इसके द्विपरमाणुइक यानी कि डाया एटॉमिक एलिमेंट कहते हैं। तो इन्हीं गुणों के सिमिलैरिटी के कारण हाइड्रोजन को एक बार हैलोजन के साथ भी रख दिया गया है, और एक बार जो है अलग से हाइड्रोजन को क्षारीय धातुओं के साथ भी रखा गया है। ठीक है, दूसरा इनका कमी यह हो गया कि इन्होंने हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया। स्वाभाविक है, देखिए कोई भी परेशान हो जाएगा हाइड्रोजन को देखकर, क्योंकि हाइड्रोजन को आपने देखा, इसका जो गुण है वो क्षारीय धातुओं की तरह भी है, मतलब जो एल्कली मेटल है जैसे कि लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, उसके तरह है। और साथ ही साथ इस हाइड्रोजन का गुण जो है हैलोजन की तरह भी है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरह है। तो इसलिए इसको स्पेसिफिक स्थान देना नहीं पाए, मेंडलीव साहब ने स्थान नहीं दे पाए, और इसलिए इनका एक ड्रॉबैक कहा जा सकता है। ठीक है, बाद में जो है समस्थानिकों का खोज हुआ, आइसोटोप्स। समस्थानिक को क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, आपने देखा होगा 1H1, 1H2, 1H3, ये जो है ना हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। समस्थानिक उन्हें कहते हैं जिनके परमाणु संख्या तो समान होते हैं, लेकिन मात्रा संख्या यानी कि एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इसका ये देखें तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इसको रखना। क्यों? क्योंकि तत्व तो ये हाइड्रोजन ही है, लेकिन सजाना है उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, तो कैसे सजाएंगे? जगह, एक तत्व को तो एक ही जगह देना है, हाइड्रोजन को ही तीन जगह कैसे दे सकते हैं? तो इसीलिए कहा गया कि समस्थानिकों का जो ये होता है रासायनिक, मतलब जो जब आइसोटोप्स की खोज हुई तो समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी तैयार होने के पर्याप्त समय के बाद समस्थानिकों का पता चला, तो इसीलिए समस्थानिकों को भी प्रॉपर जगह वो नहीं दे पाए एक तरह से, क्योंकि बाद में इनका जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल तैयार हो गया था, उसके बहुत समय के बाद समस्थानिकों का पता चला, आइसोटोप्स का, कि प्रकृति में आइसोटोप्स भी होते हैं, मतलब ऐसे तत्व
के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन मात्रा संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ये कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो अंततः जो है मूजले नामक वैज्ञानिक ने परमाणु भार को आधार न लेकर के परमाणु संख्या को आधार लिया, जिसे Z के नाम से दिखाते हैं, Z करके बोलते हैं। परमाणु संख्या को अपना आधारभूत जो है गुणधर्म बताया, मतलब यही बोला कि इसका जो है बेसिक प्रॉपर्टी है। और उन्होंने परमाणु संख्या को जो है आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया कि परमाणु संख्या के आधार पर हमें इसको सजाना है, एटॉमिक नंबर के आधार पर। ठीक है, और उन्होंने नियम बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। इसका मतलब है तत्वों के गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। इसका मतलब है कि जब हम तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो उनके रासायनिक गुण एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होते हैं। ठीक है, यही इसका अर्थ है। तो परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या आप जानते हैं कि नाभिक में, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, और हर एक तत्व के बाद एक एक प्रोटॉन संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, एक एक प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ोतरी उसमें होती जाती है। तो इसको अगर आप आरोही क्रम में सजाएंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में सजाएंगे, तो इसी को टेबल के रूप में प्रकाशित करके ये आधुनिक आवर्त सारणी बन जाएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो अब जो है सवाल यहां से ये आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो ग्रुप था वो कितने थे और पीरियड थे वो कितने थे। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, मतलब वर्टिकल कॉलम है। इन्हें समूह कहा गया, यानी कि ग्रुप, यानी 18 ग्रुप्स है, और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा गया। आवर्त का मतलब पीरियड। तो टोटल 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स है। ठीक है, अब हम लोग पीरियोडिक टेबल को देखेंगे। ये देखिए आधुनिक पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें ग्रीन कलर से जो है धातुओं को दिखाया गया है, मेटल्स को, और ये जो हल्का पिंक जैसा कलर है ये उप धातु है, यानी मेटलॉइड, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, और ये है अधातु। ठीक है, यानी कि नॉन मेटल्स। तो आप देख सकते हैं कि मेटल्स की संख्या बहुत ही ज्यादा है। जो ग्रीन कलर है वही आपको ज्यादा नजर आ रहा होगा, और जो नॉन मेटल है वो काफी कम है, मेटलॉइड, सॉरी अधातु यानी कि नॉन मेटल। तो ये देखिए, ये जो इधर वाला सब ये हिस्सा है लेफ्ट साइड में, ये नॉन मेटल होता है पीरियोडिक टेबल का, और पीरियोडिक टेबल का जो लेफ्ट साइड है, सॉरी अगर आप ऐसे देखें तो लेफ्ट साइड में सारे मेटल्स हैं ज्यादातर, और राइट साइड में, सॉरी जो लेफ्ट साइड है उसमें ज्यादातर आप देख रहे हैं मेटल है, और राइट साइड में नॉन मेटल है। ठीक है, अधातु है। और इन दोनों को अलग कौन करता है? उप धातु, यानी कि जिसमें मेटल और नॉन मेटल के दोनों के गुण होते हैं। जैसे कि यहां पर आपको मिल जा रहा है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब है। ये जो लाइन है, जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, ये मेटल और नॉन मेटल को अलग करते हैं। ठीक है, ये है। तो हम लोग पहले ही आपको बता दिए हैं कि आपको 1 से लेके 30 तक, 1 to 30 एटॉमिक नंबर याद रखने चाहिए, क्योंकि उसको याद रखने से आपको एग्जाम में दे दिया जाता है कि ये कौन सा ग्रुप में है या कौन सा पीरियड में है। ठीक है, फिर ये सवाल आता है कि इसमें से किसका रेडियस ज्यादा है, किसका रेडियस कम है। फिर ये आता है कि इसमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन सब सवालों को आपको हल करने के लिए 1 से लेके 30 तक पीरियोडिक टेबल का जो एलिमेंट्स का संख्या है, 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, यहां पर हम आपको थोड़ा थोड़ा सा हल्का जानकारी दे देते हैं, क्योंकि अभी अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर काम आएगा। ये ग्रुप्स हैं, ये जो भी आपको यहां दिखाई दे रहे हैं ये ग्रुप्स हैं, वर्टिकल कॉलम, सेकेंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी 18 वर्टिकल कॉलम है जिन्हें ग्रुप्स कहते हैं। और ये जो क्षैतिज कॉलम है
जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस पीरियड हैं। ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसी तरह फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 7 पीरियड है। हम लोगों को कहाँ तक याद करना है ताकि हमें कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो? हमें फर्स्ट पीरियड याद रखना है, सेकंड पीरियड याद रखना है, थर्ड पीरियड याद रखना है, और थोड़ा बहुत फोर्थ पीरियड याद रख सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है, थर्ड पीरियड तक याद रखिए। और ग्रुप में जो है आपको फर्स्ट ग्रुप याद रखना चाहिए, इसके बाद सेकंड याद रखना चाहिए, और इधर में आपको जो है ये वाला ग्रुप याद रखना चाहिए, ये वाला, इधर से आपका तो 3 और ये 4, ये ग्रुप आपको याद होना चाहिए, पूरा नहीं, कम से कम। जैसे कि यहाँ ये वाला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये याद रखिए। और इसमें याद रखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये वाला। और इधर में ये याद रखिए बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, ये याद रखिए। इसमें याद रखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, इतना कम से कम आप याद रखिए, बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 ग्रुप पूरा याद होने चाहिए कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट हैं। ठीक है, ग्रुप 3 और यहाँ पर जो ग्रुप 16 और ग्रुप 17 है, इसमें कौन कौन से तत्व हैं वो याद रखिए, उनका एटॉमिक नंबर। ठीक है, और 1 से लेकर 30 तक जो एटॉमिक नंबर है वो तो याद रखेंगे ही, तो उसमें ऑटोमेटिक आपका नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, ये सब आ जाएगा, ऑक्सीजन वगैरह इसमें सारा कवर हो जाएगा। ग्रुप और पीरियड, 2 ग्रुप आपको याद रखने हैं और 2 पीरियड, 3 ग्रुप, 1 2 3, 4 ग्रुप हो गए। ग्रुप में मतलब मेनली 1 और 2, और पीरियड 3। ये अगर आप याद रखते हैं तो आपको जो भी पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, जो भी पीरियोडिक ट्रेंड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो सारा आप कर पाएंगे। ठीक है, पूरा पीरियोडिक टेबल एकदम याद करने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। आपको इस लेवल पे एटॉमिक नंबर 1 से 30 याद रखिए। ठीक है, पीरियड की अगर बात करें तो 1 2 3, 3 पीरियड याद कर लीजिए। अगर ग्रुप की बात करें तो 1 और 2, दो ठो भी याद कर लेंगे तो चलेगा। ये आपको याद नहीं भी रहेगा ना, 3 4 मतलब 16 और 17 तो चल जाएगा, मगर इतना याद जरूर रखिए, एटॉमिक नंबर, 3 पीरियड और 2 ग्रुप। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है इनको हम लोग एल्काली ग्रुप कहते हैं, एल्काली मेटल का ग्रुप है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, ये एल्काली मेटल्स हैं। ठीक है, और जो ये है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन्हें एल्काली अर्थ मेटल कहा जाता है, एल्काली अर्थ मेटल्स के नाम से जानते हैं। और ये जो 17 ग्रुप है इन्हें हैलोजेंस के नाम से जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजेंस। और ये जो 18 ग्रुप है ये तो आप जानते हैं नोबल गैस है, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना, ये क्या है, ये है नोबल गैसेस, जिसे हम लोग निष्क्रिय गैस या इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें 1 से लेकर 18 तक ग्रुप हैं और 7 पीरियड है। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग आगे इधर पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कितना ज्यादा जरूरी है इनको अच्छा तरह से समझना और जानना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं संयोजकता, जो उसकी वैलेंसी है वो कैसे चेंज होती है। पीरियोडिक ट्रेंड्स के ऊपर हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग लगभग जो है इस चैप्टर का जो मेन कहेंगे हार्ट एंड सोल इस चैप्टर का, वहां पर आ चुके हैं। तो आप लोग, अगर वीडियो लंबा हो गया है, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि थोड़ा देर बाद देखेंगे, आप स्टॉप कर दीजिए, लेकिन बाद में जरूर से जरूर इसको आगे कंटिन्यू करके पूरा देख लीजिए, क्योंकि यहीं पे पूरा का पूरा इस चैप्टर का निचोड़ है, पूरा का पूरा जो है इसमें जो भी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं एग्जाम में वो इसी जगह से आते हैं। ठीक है, कि जो पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स हैं, यानी कि जो रासायनिक गुण में जो परिवर्तन होता है वो किस तरह से होता है पीरियोडिक टेबल में। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कैसे होता है, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कैसे होता है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो पहला जो ट्रेंड है, पहला जो प्रवृत्ति है वो है हमारा संयोजकता, यानी कि वैलेंसी। तो हम लोग यहां पर देखते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी आए बस। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो प्रवृत्ति है, जो ट्रेंड्स हैं, वो कैसे होते हैं। इसमें पहला ट्रेंड है संयोजकता, यानी कि वैलेंसी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आप अगर तत्वों का एटॉमिक नंबर अगर आप लिखेंगे 1 से लेके
30 तक, तो आप उसकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए कि आप अगर फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन हो गया। अगर आप हीलियम लेते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 2 हो गया, तो पहला ही 2 हो गया ये, हाइड्रोजन हीलियम। लिथियम लेते हैं तो एटॉमिक नंबर 3 होता है तो 2,1 हो गया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। बेरिलियम लेते हैं तो 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा तो 2,2 हो जाएगा। इसके बाद बोरॉन लेते हैं मान लीजिए तो 5 हो गया, तो 2,3 हो गया। अगर कार्बन लेते हैं तो 2,4 हो गया, ठीक है। अगर कार्बन हो गया ना, इसके बाद 7, 7 जो है, 7 नाइट्रोजन का मान लीजिए कि ले लेते हैं तो 2,5 हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन ले लेते हैं तो 2,8, 2,6 हो गया, सॉरी 2,6 हो गया। तो यहां पर वैलेंसी हम किसको कहेंगे? दरअसल वैलेंसी हम लोग उसको कहते हैं जिसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो एटम होते हैं, वो ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। तो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करे अथवा जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, है ना, त्याग करे या ग्रहण करे, ग्रहण करना को हम लोग जो है साझा भी कहते हैं कि वो जो है साझा कर ले, मतलब है ना, आपस में जो है एक एक ये कर ले। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन का वो त्याग करेगा यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, वही उसकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का पहला कक्षा में ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन या तो ले लेता है यानी ग्रहण कर लेता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ भी देता है। तो इसीलिए इसका पहला कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन लेगा या छोड़ेगा, तो जब ये छोड़ेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1, और जब लेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1। इसी प्रकार अगर हीलियम को देखें तो हीलियम की वैलेंसी 0 है। क्यों? क्योंकि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। याद रखिएगा, पहला कक्षा में 2 चाहिए, ठीक है, दूसरा में 8, फिर तीसरा में 8, फिर 18, फिर 18, उसके बाद 32, इस तरह से। तो जनरली यहीं तक हम लोग का काम हो जाता है, ये यहीं तक, है ना। तो 2, पहला कक्षा में 2 चाहिए और 2 है, तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और ना ही लेगा, यानी इसकी वैलेंसी 0 है। इसी प्रकार लिथियम, इसके पास देखिए बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा यानी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1। इसी प्रकार देखिए इसके दूसरे कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है जबकि होना चाहिए 8, तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो +2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। इसी तरह 3 है तो इसकी वैलेंसी +3 हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन का ज्यादातर जो है साझा ही करता है यानी कि लेता है, ठीक है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी -4 हो जाएगी, ठीक है। ये जो 5 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो -3 हो जाएगा। जो 6 आपको दिख रहा है, ये 2 ले लेगा तो -2 हो जाएगा। अगर हम 9 की बात करें, 9 मतलब फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन, तो अगर इसको देखें तो 2,7 होगा, तो 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी वैलेंसी -1 हो जाएगी। तो आप अगर गौर करके देखिए तो आपको पता लगेगा कि वैलेंसी क्या है। वैलेंसी यानी कि संयोजकता क्या है कि किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उसके जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो निर्धारित करती है कि उसका वैलेंसी क्या होगा, संयोजकता क्या होगी। और आप ये भी गौर कर रहे होंगे कि जो वैलेंसी है वो पहले जो है बढ़ रही है 1 2 3, है ना, इसके बाद घट रही है 4 3 2 1। यहां पे गौर करिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहले वैलेंसी जो है बढ़ते जा रही है 1 2 3। तो ये जो है ये सब मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं उनकी वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ईजी है लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को लेना टफ हो जाएगा। तो इसीलिए ये पॉजिटिव वैलेंसी शो करते हैं। और जितने भी नॉन मेटल्स हैं जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये नेगेटिव वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है, सॉरी बोरॉन पे चला गया, कार्बन, ये नेगेटिव वैलेंसी शो कर रहे हैं। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वैलेंसी क्या है और किस तरह से ये
चेंज होती है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं परमाणु के साइज के ऊपर कि परमाणु का साइज या उसका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो कैसे चेंज करता है। ठीक है, इसके लिए आपको एक जो है नियम जानने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसका उल्लेख तो एनसीईआरटी में है लेकिन उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन होती है। तो मैं चाहूंगा कि आपको वो कॉन्सेप्ट थोड़ा पता हो ताकि जो भी चीजें आपको कहीं पे भी ऐसा आए तो आपको तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ग्रीन कलर का पेन ले लेते हैं। देखिएगा, जरा सा समझिएगा कि एक एटम के अंदर में न्यूक्लियस में क्या होता है। न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे तो बेचारा कोई चार्ज होता नहीं है, तो वो अपना इसी तरह पड़ा रहता है, उसमें कोई तरह का रिएक्शन वगैरह में भी पार्टिसिपेट वो नहीं करता है। जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, उस पर धन आवेश होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर में घूम रहे होते हैं कक्षाओं में, जो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि कक्षाओं में घूम रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये जो है अपनी तरफ खींचेगा। जितने भी आपको यहां पर नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन को, ये क्या करेगा, इसे अपनी तरफ खींचेगा। यानी इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ पुल करके रखता है, अपनी तरफ खींच के रखता है। और ये जो फोर्स है, ये जो बल है, ये डेफिनेटली इसके द्वारा जो इस तरफ बल लग रहा है इससे थोड़ा ज्यादा होता है, तभी तो वो उसके चारों तरफ घूमता है। और ये जो बल लग रहा है इसे हम क्या कहते हैं, कोई भी गोलाकार पथ में अगर घूमता है तो केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस पर लग रहा है, तभी ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन होगा क्या, जैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं इसे हल्का ग्रीन कलर से कर रहा हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन है या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा इन इलेक्ट्रॉनों से अलग है। ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये और ये, इनसे थोड़ा ये अलग है। क्यों अलग है, आइए मैं आपको बताता हूं। होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक जगह तो स्थिर है नहीं, ये तो घूम रहे हैं चारों तरफ, बहुत रनिंग स्पीड में घूम रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो केंद्र में प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है जब इस वाले को खींचेगा ना, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको जब ये खींचेगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते जब जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको धक्का देगा। नेगेटिव नेगेटिव को धक्का देता है। साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा रनिंग स्पीड में, ये जब घूमेगा तो एक सील्डिंग तैयार कर लेगा इसके चारों तरफ ना। इस तरह से मैं आपको ये दिखा रहा हूं, इसके चारों तरफ ये जब घूमेगा तो एक सील्ड बना लेगा, एक कवच, एक इलेक्ट्रॉन का कवच बना लेगा, जो क्या करेगा, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसके ऊपर जो लगने वाला आकर्षण बल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये जरूर से जरूर याद रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये जो केंद्र में जो प्रोटॉन है, आप सोचिए कि ये जो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको जितना बल से खींच पाता, अब उतना बल से नहीं खींच पाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसका घूमेगा, एक स्क्रीनिंग इफेक्ट बना लेगा, इसके चारों तरफ घूमते रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक कवच की तरह काम करेगा। इस इलेक्ट्रॉन पर उतना बल नहीं लगा पाएगी केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, जितना कि वो ऐसे लगा लेती। ये इसी स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम सील्डिंग इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमकर एक कवच के जैसा बना लेती है, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाहरी सबसे जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर आकर्षण बल कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो नेट चार्ज है, आप ये कह सकते हैं कि जो नेट चार्ज है इसके ऊपर, केंद्रक के ऊपर यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये एक और एक तरीका है, इसमें आपको यहां पर भी दिखा देते हैं सील्डिंग इफेक्ट। ये समझिएगा, ये देखिए, वास्तव में वहां पर जो बुक है उसमें एक ही लैंग्वेज में लिख दिया गया है, लेकिन जब चीजों को आप कंप्लीट नहीं समझेंगे ना तो क्लैरिटी नहीं आएगी, मन में एक डाउट भरा रह जाएगा कि ऐसे कैसे हो रहा है, नेट चार्ज कैसे बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ये डाउट आपके मन में रह सकता है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि पीरियोडिक टेबल का एक पीरियड को लेके काम करते हैं।
तो हम लोगों ने एक पीरियड लिया हुआ है, ये पीरियड है आपका लिथियम का, यानी कि ये दूसरा पीरियड है, ठीक है। सेकेंड पीरियड का तत्व एक लिथियम और एक फ्लोरीन को लिया गया। ध्यान रखिए ये सेम पीरियड के हैं। ये दोनों तत्व कैसे हैं दोस्तों? दे बिलोंग टू सेम पीरियड, एक ही पीरियड के तत्व हैं। अब सोचिए, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2,1 में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 9, तो हम इसको 2,7 कर सकते हैं। तो जरा सा सोचिए कि जो 2,1 हमने लिखा है, इसका मतलब यह है कि इसका जो बाहरी कक्षा है इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है लिथियम का, वो देखिए ये रहा एक इलेक्ट्रॉन। और जो फ्लोरीन है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है बाहर में, ये देखिए यहां पर ये 7 इलेक्ट्रॉन है बाहर में, ये रहा। तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि नेट चार्ज क्या होता है। जरा सा समझ के देखिए। 3 का मतलब क्या है कि इसमें 3 प्रोटॉन है। आप जानते हैं कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु संख्या होती है, या ये भी समझ सकते हैं कि जो परमाणु संख्या होती है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो जब परमाणु संख्या 3 है मतलब 3 उसमें प्लस चार्ज है, ठीक है। जब इसमें 9 उसका एटॉमिक नंबर है तो उसमें 9 प्रोटॉन है, यही तो इसका मीनिंग है। अब आप सोच के देखिए कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 जो है प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है इसमें, लेकिन 3 प्रोटॉन मिलकर इस एक इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रही है, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की सील्डिंग है, जो इलेक्ट्रॉन इसको घेरेंगे, मैं इसको अलग कलर से दिखा रहा हूं, ग्रीन कलर से। ये जो ग्रीन कलर से हमने 2 इलेक्ट्रॉनों को दिखाया हुआ है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2,1 होता है, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे चारों तरफ और इसके तरफ क्या करेंगे, एक सील्डिंग बना लेंगे, इस तरह से एक सील्ड बना लेंगे, एक कवच। तो ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है इसको तो ये इतना नहीं खींच पाएगा ना, जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, ये उतना उस बाहरी इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा, ठीक है। लेकिन हम अगर इसकी बात करें 2,7 की, तो इसमें भी देखिए 2 ही इलेक्ट्रॉन है पहला कक्षा में, यानी इलेक्ट्रॉन इसका जो सील्डिंग बनाएगा वो बना तो लेगा, लेकिन जो खींचने वाला जो बल है जो इसको तरफ खींचेगा, तो अब केवल पहले एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब इसमें जो आकर्षण बल लगेगा वो इसमें भी लगेगा, इसको भी ये खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इसको भी और इसको भी। तो इस तरह से जो परमाणु का आकार है, जो रेडियस है, जो बड़ा होना चाहिए था वो सिकुड़ जाएगा, वो थोड़ा करीब आ जाएगा। क्योंकि एक तो बात ये ध्यान रखिए कि इसमें 9 चार्ज है, 9 ठो प्रोटॉन है, तो 9 पॉजिटिव चार्ज मिलकर जो बाहर में इलेक्ट्रॉन है उनको खींचेगा, और साथ ही साथ जो सील्डिंग इफेक्ट है वो तो उतना ही रहेगा। सील्डिंग इफेक्ट तो इनका इतना ही रहेगा। अगर हम सेम पीरियड लेके काम कर रहे हैं तो सेम पीरियड में अभी अभी आपको पता चलेगा कि कक्षाओं की संख्या सेम होती है, जो नंबर ऑफ सेल होते हैं ना वो सेम होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नंबर ऑफ शेल, कि कितने शेल हैं, नंबर ऑफ शेल सेम होता है इसमें पीरियड में। अगर आप एक पीरियड लेके काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ शेल सेम होगा, कक्षाओं की संख्या सेम होगी। तो जब 2 ही कक्षा है तो सील्डिंग इलेक्ट्रॉन सब में 2 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, देखिए इसमें पॉजिटिव चार्ज 3 था, इसमें पॉजिटिव चार्ज 9 है, तो 9 प्रोटॉन मिलकर बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, 9 ठो प्रोटॉन मिलकर खींचेगा, तो जाहिर सी बात है कि इन सबको अपनी तरफ पुल कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसीलिए जो इसका परमाणु का साइज है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। मैं स्क्रीन पे जाके दिखा रहा हूं आपको ताकि थोड़ा इसका और भी ज्यादा अच्छा लगे आपको। देखिए यहां समझने की कोशिश कीजिए कि जब ये सेम पीरियड में है, सेम पीरियड में है मतलब नंबर ऑफ सेल सेम होता है। देखिए इसमें 2 सेल है के और एल, इसमें भी 2 सेल है के और एल, ठीक है। तो दो दो उसमें कक्षाएं होती हैं, दोनों की सेम है, लेकिन क्या है इसमें 3 प्रोटॉन है। तो ये 3 प्रोटॉन जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तो दोनों में कॉमन है, देखिए इसमें भी है इसमें भी है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये एक सील्डिंग बना लेगा, ये तो घूमता रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो एक कवच बना लेगा। तो ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसको खींचने नहीं देगा, थोड़ा कम कर देगा पावर को, मानते हैं इस बात को। लेकिन जब आप इस पे आ जाएंगे, जब प्रोटॉन का चार्ज 9 हो गया
तो ये 9 प्रोटॉन मिलके ये बाहरी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरह से ये जो है, जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो थोड़ा करीब करीब आ जाएंगे, थोड़ा सा सिकुड़ जाएंगे। तो इसीलिए जो पीरियड है उसमें जैसे जैसे करके आप इस तरह जाइएगा एक पीरियड में, लिथियम, इसके बाद जो भी तत्व होगा, जैसे जैसे ग्रेजुअली हम लेफ्ट से राइट जाएंगे ना, तो क्या होगा कि परमाणु का आकार या परमाणु का रेडियस भी कह सकते हैं, रेडियस का मतलब है सेंटर से लेकर यहां तक का दूरी, वो कम होता जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि परमाणु का साइज छोटा होता जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे हम लोग आ गए हैं कि जब हम एक पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं किसी पीरियड में, तो परमाणु का आकार घटता जाता है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत ही सिंपल है कि जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो जो नंबर ऑफ सेल है, जो कक्षाओं की संख्या है, वो स्थिर रहती है, वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है। तो इसलिए जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं उन पर आकर्षण बल, उस पर जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस की तरफ, वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो केंद्रक के करीब आ जाता है, न्यूक्लियस के नियरर आ जाता है, इसीलिए परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको डायग्राम के जरिए भी अभी देखेंगे। आप यहां भी देख सकते हैं, एक डायग्राम है यहां पर जो कि आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार आप पीरियोडिक टेबल में अगर किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो गौर कीजिए कि उसका साइज छोटा होता जा रहा है। गौर कीजिएगा, ये बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ये बड़ा, छोटा, 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 छोटा होता जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उसका रेडियस या फिर एटॉम का साइज भी बोल सकते हैं, छोटा होता जाता है। ठीक है। इसी प्रकार जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, एक ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका साइज बड़ा होते जाता है, परमाणु का आकार जो है वो बड़ा होते जाता है। इसका रीजन क्या है हम लोग अभी देखेंगे कि इसका रीजन क्या है। आप लोगों को यहां पर ये सील्डिंग इफेक्ट का जो देख रहे थे यहां से भी समझ सकते हैं। जब हम ग्रुप का उदाहरण लेंगे ना, एक ग्रुप का, तब आप देखेंगे कि ग्रुप में क्या होता है कि सेल कांस्टेंट नहीं रहता, एक एक सेल जुड़ता जाता है। ठीक है। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, एक एक कक्षा जुड़ता जाता है। जैसे पहला जो तत्व रहेगा उसमें एक सेल है, उसके बाद वाले के नीचे में पीरियड में आ जाएंगे तो मतलब ग्रुप में उसके नीचे वाले तत्व में आ जाएंगे तो उसमें 2 सेल रहेगा, उसके बाद वाले में आएंगे तो 3 सेल रहेगा, उसके बाद वाले में आएंगे तो 4 सेल रहेगा। तो सेल का संख्या बढ़ता जाता है। यहां पर देखिए सेल कांस्टेंट है, इसमें भी 2 कक्षा है के और एल, इसमें भी 2 कक्षा है के और एल। लेकिन जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आएंगे ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे ना तो सेल जुड़ता जाता है, सेल का संख्या बढ़ता जाता है। तो जब सिंपल सा बात है, सोचिए कि जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ देखिए सेल भी जुड़ता जा रहा है, सेल भी बढ़ता जा रहा है। तो जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा जो भी है, उसमें सील्डिंग इफेक्ट बहुत बढ़ जाएगा। मतलब पहले केवल सील्डिंग इसमें एक ही कक्षा का उत्पन्न कर रहा था, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही सील्डिंग कर रहा था, लेकिन अगर एक और कक्षा जुड़ जाए, एक और कक्षा जुड़ जाए तो ये भी सील्डिंग क्रिएट करेगा, ये भी सील्डिंग क्रिएट करेगा, ये भी सील्डिंग क्रिएट करेगा। तो इतना सील्डिंग क्रिएट कर देगा कि जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको उतना पुल नहीं कर पाएगा, खींच नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है एक कवच के जैसा इस पर काम करेगा, जिसको हम सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस वजह से परमाणु का आकार काफी बड़ा हो जाएगा, और साथ ही साथ जब वो बड़ा हो जाता है तो जो बाहर में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वो न्यूक्लियस के पकड़ में नहीं होते, न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पकड़ में नहीं होते, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकल जाते हैं। तो इसलिए जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रॉन छोड़ने का जो टेंडेंसी है वो बढ़ता जाता है। इसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्योंकि उनको जो है उनमें इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इसी प्रकार जब हम पीरियड में चलेंगे लेफ्ट से राइट में तो परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। आपने देखा अभी कि किस तरह से परमाणु का आकार छोटा होते जाता है। तो अगर
कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो ये इतना जल्दी नहीं खींच पाएगा, लेकिन जो परमाणु छोटा है उसके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो तुरंत खींच लेगा, क्योंकि उसका जो नेट पॉजिटिव चार्ज है यहां पर ज्यादा है, यानी कि जो आकर्षण बल है वो ज्यादा है, क्योंकि परमाणु का आकार छोटा है। इसीलिए कोई अगर इलेक्ट्रॉन उसके करीब आएगा तो ये जल्दी से उसको ले लेगा, खींच लेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है, वो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर बढ़ती जाती है। तो ये सब जो भी मैंने आपको बातें बताई, मैं स्क्रीन से हटके आपको विथ एक टेबल लेके बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो बने रहिएगा, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इसमें समझने की जरूरत है। अगर आप समझ जाते हैं और आपको एटॉमिक नंबर अगर 1 से 30 तक याद है, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है कि ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग ये देख सकते हैं कि किस तरह से एक और डायग्राम मैंने यहां पर छोटा सा दिया है कि एटॉमिक रेडियस, जो परमाणु का आकार होता है, वो किस तरह से लेफ्ट से राइट जाने पर देखिए घटता जा रहा है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता जा रहा है। जब भी हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है और लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो घट रहा है। डिक्रीज करेगा इधर और इधर जाने से, नीचे जाने से इंक्रीज करेगा। ठीक है, रीजन लेकिन ध्यान रखिएगा, सब स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो है कारण है, जिसे हम कहते हैं नेट पॉजिटिव चार्ज जो है बढ़ना या घटना। ठीक है, और ये लास्ट में हम लोग देखेंगे टेबल का। तो वैलेंसी के बारे में आपने क्या देखा दोस्तों? जो वैलेंसी का टेबल हम लोगों ने यहां पे देखा, वैलेंसी के बारे में आपने क्या देखा कि वैलेंसी पहले बढ़ती है और फिर जो है घटती है। ठीक है, तो ये उसी का एक उदाहरण है कि अगर हम लोग पीरियड 2 को ले लें तो आप यहां देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 और ये एटॉमिक नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। तो इसको अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इस तरह से आएगा। तो ये इसका वैलेंसी हो जा रहा है, ये 1 इसका वैलेंसी है ना, इसका 2 है, ठीक है, इसका 3 है, इसका 4 है, फिर इसके बाद घटता जा रहा है 3, 2, 1। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो प्लस हो जाता है, सॉरी, जब वो छोड़ेगा तो प्लस हो जाता है, तो ये लोग छोड़ेंगे इसीलिए इनका वैलेंसी प्लस होगा और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे उनका माइनस होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि वैलेंसी, अगर एक पीरियड की बात करें तो वैलेंसी पर क्या असर पड़ता है, तो आंसर होगा हमारा वैलेंसी पहले बढ़ती है फिर घटती है। ठीक है, इस तरह से आंसर बताना है आपको। ठीक है, एक और उदाहरण देख सकते हैं, पीरियड 3 का उदाहरण यहां पे लिया गया है। पीरियड 3 का उदाहरण लिया गया है, 11 एटॉमिक नंबर है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मैंने सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम लिया गया है। सबका एटॉमिक नंबर आपको याद रखना ही है, मैंने पहले बताया है आपको। तो इसको कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2, 8, 1, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो इसकी वैलेंसी +1। 2, 8, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, वैलेंसी +2। ये 2, 8, 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो +3। ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, -4। ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, ये 2, ये 1। तो इस तरह से जो वैलेंसी है आप देख सकते हैं पहले इंक्रीज करती है 1 to 4 और उसके बाद डिक्रीज करती है 0 तक। तो जो वैलेंसी है आपने देखा कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो जो वैलेंसी है वो ध्यान रखिएगा प्लस, माइनस या 0 हो सकती है। जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो उसकी वैलेंसी होगी प्लस, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसकी वैलेंसी होगी माइनस, और जब ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना छोड़ेगा तो उसकी वैलेंसी होगी 0। यहां पर मैंने एक ये लिखा हुआ है कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर, ताकि आप उसको याद रख सकें। तो ये जरूर से जरूर आप घर में बना लीजिए, पीरियोडिक टेबल का देख करके ही बना लीजिए। 30 तक अलग से लिख लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये जरूर से जरूर आपको 30 तक याद होने चाहिए। 20 तक तो याद होना ही चाहिए, 20 तक कम से कम। ठीक है, 20 तक, ताकि जो भी क्वेश्चंस आए आप उसको सॉल्व कर सके, क्योंकि एटॉमिक नंबर याद रहने से ही आप आगे का
कोई भी काम जो है इजीली कर पाएंगे, जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आपने देखा परमाणु साइज के ऊपर हम लोगों ने किस तरह से ये किया कि परमाणु साइज पर क्या असर पड़ता है। तो परमाणु साइज जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो घटता जाता है, जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। तो हम लोग जो है एक पीरियड का उदाहरण लेंगे और एक ग्रुप का। तो आइए देखते हैं, हम लोग यहां पर एक पीरियड का उदाहरण यहां पर लेके मैंने बनाया हुआ है, आपको समझा देते हैं, समझ लीजिए कि क्या है ये। ठीक है, देखिए ये है लिथियम, बेरियम, उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये एक ही पीरियड के तत्व हैं। तो एक ही पीरियड के तत्व हैं, एटॉमिक नंबर मैंने लिख रखा है 3, 4, 5, 6, 7, 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो पिकोमीटर में मापा गया है। पिकोमीटर में मापते हैं रेडियस को, बहुत ही छोटा इकाई है। तो वो देखिए इस तरह से आया है। ठीक है, तो आप जब पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, गौर कीजिए, तो इसका जो आप देखेंगे कि इसका जो ये है रेडियस है वो घटता जा रहा है। ये 152 पिकोमीटर, ये 111, ये 88, ये 77, ये 74, ये 66। ये ध्यान रखिए, ये आपको याद नहीं रखना है, रटना नहीं है कि इसका रेडियस इतना है, इसका रेडियस इतना है, नहीं, कभी नहीं। ये एक प्रूफ के तौर पे आपको दिखाया गया है कि अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो परमाणु का जो त्रिज्या है यानी कि जो रेडियस है वो घटता जा रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि परमाणु का आकार छोटा होता जा रहा है। यहां पर मैंने डायग्राम के रूप में आपको दिखाया है, ये भी आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये, कि पहले परमाणु का आकार इतना था, फिर छोटा हो गया, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। तो ये परमाणु का आकार छोटा होने का कारण मैंने आपको बताया है कि जो न्यूक्लियर का चार्ज है, जो न्यूक्लियस का चार्ज है, यानी कि केंद्र का जो आवेश है, पॉजिटिव चार्ज, वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उनको वो अपनी तरफ पुल कर लेता है, खींच लेता है। इस तरह से परमाणु सिकुड़ जाता है, यानी कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो केंद्र के तरफ आ जाता है, इसीलिए परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, मतलब अलोंग द पीरियड, तो क्या होता है, परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर सारा सवाल है। आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी यहीं से पता चल जाएगा, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पता चल जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर पता चल जाएगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पता चल जाएगा, एवरीथिंग हम लोग पता लगा सकते हैं। केवल ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं अलोंग द पीरियड, यानी कि एक पीरियड में, तो क्या होता है, परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो नंबर ऑफ सेल है वो कांस्टेंट रहता है। जो नंबर ऑफ सेल है वो कांस्टेंट रहता है। देखिए यहां पर कितने सेल हैं, यहां पर अगर हम सेल की बात करें तो कितने सेल हैं यहां पर, आप गौर कीजिए 2,1, यानी कि दो सेल है ना, एक के कक्षा होगा, एक एल होगा। यहां भी देखिए 2, तो इसमें भी वही होगा, के कक्षा और एल कक्षा होगा। तो सभी में आप गौर करिए कि एक पीरियड में जाने के बाद, पीरियड में जब हम जा रहे होते हैं तो नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होता है। ये बात आप याद रख लीजिए तो बहुत काम आएगा। नंबर ऑफ सेल, जो कक्षाओं की संख्या है, नंबर ऑफ सेल वो कांस्टेंट रहता है। इधर कांस्टेंट रहता है अलोंग द पीरियड। जब भी हम एक पीरियड में जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं ग्रुप में। जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है। ठीक है, देखिए ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हम एक ग्रुप का उदाहरण ले लिए हैं, लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यानी कि ये हमने एल्काली मेटल वाला ग्रुप को ले लिया। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो पिकोमीटर में दिया हुआ है। लिथियम का देखिए 152 है, ये 186, 231, 244, 262, यानी कि जैसे जैसे करके हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं ग्रुप में, तो रेडियस इंक्रीज करता जा रहा है। रेडियस इंक्रीज करने का क्या कारण है, क्योंकि यहां पे देखिए, यहां जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे हैं, यानी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, एक एक कक्षा ऐड होता जा रहा है। देखिए 2,1, यानी कि इसमें दो कक्षा है, इसमें एक के कक्षा है और एल कक्षा है, यही इसका मतलब हुआ। इसमें देखिए जब सोडियम का 11 हो जा रहा है तो 2, 8, 1, यानी कि इसमें तीन कक्षा है, इसमें के भी है, एल है और एम कक्षा है।
ठीक है। इसी प्रकार 2 8 8 1 यानी कि इसमें K है, L है, M है और N कक्षा है। इसी तरह देखिए इसमें और एक कक्षा ऐड हो गया, इसमें और एक कक्षा ऐड हो गया। यानी कि जैसे जैसे करके हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसमें नंबर ऑफ सेल ऐड होता जाता है। नंबर ऑफ सेल ऐड होकर, ठीक है, मतलब +1 हो जाता है और कहने का मतलब है इंक्रीज करता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, कितना बढ़ जाता है? +1। हर एक तत्व के नीचे जाते जाएंगे आप ऊपर से नीचे, एक एक जो उसका सेल है, नंबर ऑफ सेल है यानी कि कक्षाओं की संख्या है, वो बढ़ती जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है, परमाणु का आकार देखिए किस तरह से बड़ा होता जाता है। जब भी हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप, तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा या फिर परमाणु का साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे ना, वो न्यूक्लियस के पकड़ में उतना नहीं रहेगा। जितना परमाणु का आकार बड़ा होता जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉनों को खींचने का जो उसका प्रवृत्ति है, पॉजिटिव चार्ज जो अंदर में जो प्रोटॉन है, वो उतना नहीं खींच पाएगा, क्योंकि जो सील्डिंग इफेक्ट है, मैंने पहले ही बताया, जो सील्डिंग इफेक्ट है, देखिए यहां जो इलेक्ट्रॉन है ये एक सील्डिंग इफेक्ट बनाएगा, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन, ये एक सील्डिंग इफेक्ट बनाएगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये एक सील्डिंग इफेक्ट बनाएगा। आप सोच के देखिए कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, उसके पहले जितने भी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है वो सारे मिलकर एक सील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे, और जो प्रोटॉन है उनको, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उनको उतना खींचने नहीं देंगे, उतना बल लगाने उस पर नहीं देंगे, आकर्षण बल कमजोर हो जाएगा और इस वजह से जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ता है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। जितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो हम कहेंगे कि वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, या फिर विद्युत धनात्मक है हिंदी में, या फिर उसको ये भी कहते हैं कि उसका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, यानी धातुई गुण बढ़ता जाता है। तो धातु का गुण ही होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं। तो जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। ठीक है, तो परमाणु का आकार छोटा होने के कारण क्या होता है कि जो केंद्र में प्रोटॉन है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन उसके करीब आता है तो वो उसको जल्दी से अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि परमाणु छोटा है तो इसलिए न्यूक्लियस के पकड़ में जल्दी आ जाता है, उसको जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। इसीलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कोई एलिमेंट है तो वो है फ्लोरीन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, क्योंकि ये 2,7 है। यानी कि इसके जो केंद्रक है ना, इसका जो केंद्रक है, इसके केंद्रक में 9 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 9 प्रोटॉन है, +9। लेकिन इसका जो सील्डिंग इफेक्ट है केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है। बाकी बाहर में जो 7 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 9 प्रोटॉन होने के कारण क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रख सकता है। इसलिए कोई भी अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींच लेता है, जल्दी और अपने कक्षाओं में शामिल कर लेता है। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात की जाए कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, यानी कि कौन जो है अपना इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देता है, तो आप देखिएगा कि ग्रुप में वो सबसे नीचे कौन है, क्योंकि जो ग्रुप में सबसे नीचे रहेगा वही इलेक्ट्रॉन को जल्दी छोड़ देगा। तो जो पहला ग्रुप है जहां से कि क्वेश्चन एक बार आया था, तो ये था सीजियम, क्योंकि जो ऑप्शंस में थे उसमें सबसे नीचे वाले ग्रुप में सीजियम था। तो जाहिर सी बात है, एक ग्रुप में जितना नीचे कोई तत्व रहेगा उसकी उनका परमाणु का आकार उतना ही बड़ा रहेगा, और बड़ा होने के कारण जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की पकड़ में नहीं रहेगा, यानी कि आसानी से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, यानी कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उसकी ज्यादा होगी, या ये भी कह सकते हैं कि वो ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा, धातुई गुण उसका ज्यादा होगा, मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये। अब हम लोग जो है धातुओं के जो भी गुणधर्म थे हम लोगों ने उनको देख लिया है, और ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट है।
लेकिन मैंने जो पीडीएफ बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको एक बार लास्ट जो रिवीजन है वो ये करवा दूं कि किस तरह से पीरियोडिक ट्रेंड जाता है, क्योंकि यही क्वेश्चंस जो है बार बार आते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए और किसी तरह का डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए आपने क्या देखा दोस्तों, अगर एटॉमिक रेडियस के बारे में हम बात करें तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता जाता है। तो याद रखिएगा, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में तो एटॉमिक रेडियस क्या होता जाता है, इंक्रीज करता जाता है, परमाणु का आकार बड़ा होता जाता है। इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं उसमें कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता जाता है। तो इस वजह से जो बाहरी जितने भी सेल इंक्रीज करते जाते हैं तो बाकी जो सबसे जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है और जो केंद्रक के बीच इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में जितने भी सेल में इलेक्ट्रॉन है ना वो सारे मिलकर सील्डिंग इफेक्ट क्रिएट कर देते हैं। तो इस वजह से जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पकड़ में नहीं रहता। तो वो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन पकड़ में नहीं रहने के कारण वो थोड़ा फैल जाता है, तो परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है। खास करके सेल ही जब जुड़ जा रहा है तो परमाणु का आकार तो बड़ा होगा ही, लेकिन जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पकड़ में उतना नहीं रहता इलेक्ट्रॉन सील्डिंग इफेक्ट के कारण, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि वो आसानी से बाहर निकल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो एटॉमिक जो उसका मतलब जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि किस तरह से जो है ये एक बार मैं इसको आपको यहां से बता दूं, क्योंकि कहीं आपको लास्ट लास्ट में कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं अपने तरफ से बता रहा हूं, वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। हम आते हैं रेडियस के बारे में। ठीक है, रेडियस के बारे में एक एक करके क्लियर कर दूं मैं। रेडियस या जिसे हम एटॉमिक साइज कहते हैं, या हम उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक साइज। अगर हम पीरियड की बात करें तो क्या होगा, हम अगर ग्रुप की बात करें तो क्या होगा। तो जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे, ठीक है, तो आपको पता है कि परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होते हैं और अंदर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, प्रोटॉन की संख्या। इसलिए जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं वो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। तो यानी कि याद रखिएगा एटॉमिक रेडियस पर इस पर क्या पड़ेगा, जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पीरियड में, जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, और एक ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, यानी कि ऊपर से नीचे और इसमें लेफ्ट से राइट, तो ये होगा डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब ग्रुप में हम टॉप से बॉटम जाएंगे यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है दोस्तों, तो एकदम बिना कंफ्यूजन का जो है अच्छा से समझ लीजिए, मैं एक एक करके आपको यहां पर बता दूंगा। तो रेडियस हो गया जिसे एटॉमिक साइज कहते हैं। अब हम लोग आते हैं, रेडियस हो गया, एटॉमिक साइज हो गया। अब हम लोग आते हैं वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी के बारे में, तो वैलेंसी में आपने देखा कि पहले वैलेंसी बढ़ती है 1 2 3, इसके बाद 4 होती है, फिर इसके बाद 3 2 1, यानी कि वैलेंसी पहले बढ़ती है। ठीक है, वैलेंसी जो है उसकी पहले बढ़ती है और फिर घटती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो वैलेंसी पर क्या असर पड़ता है, जब हम पीरियड में जाते हैं तो एक ही पीरियड में, तो पहले वैलेंसी बढ़ती है और फिर घटते जाती है। और अगर हम ग्रुप में बात करें, जब हम एक ग्रुप की बात करें, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया पहले, देखिए रिवीजन का कितना फायदा होता है। जब हम पीरियड की बात करेंगे तो ऐसा होगा कि पहले वैलेंसी बढ़ेगा फिर घटेगा, लेकिन जब हम ग्रुप की बात करेंगे ना तो वैलेंसी कांस्टेंट रहता है, वैलेंसी कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि देखिए आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं ना, मान लीजिए कि हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 11 होता है, तो 2 8 और 1 होता है। तो ये जो लास्ट वाला जो होता है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही ग्रुप नंबर होता है, तो ये सेम ग्रुप को दर्शाता है। इसी तरह मान लीजिए आपने पोटेशियम को लिया, तो पोटेशियम का 19 होता है, तो 2 8 18, 2 8 8 8 8 16, 2 18 1 19, देखिए एक आया ना। तो इसमें जो लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सेम रहता है ग्रुप में, इसीलिए ये कहा जाता है कि ग्रुप में जो वैलेंसी है वो कांस्टेंट होती है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि एक ग्रुप में यानी कि जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसमें वैलेंसी कैसे होता है, तो आप बोलिएगा कांस्टेंट होता है, वैलेंसी सेम होता है, क्योंकि वही तो निर्धारित करता है रासायनिक गुण, और एक ग्रुप में जितने भी तत्व हैं उसका रासायनिक गुण तो सेम होता है,
और सेम कब होगा? जब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, है ना? तो कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो याद रखिएगा, पीरियड में वैलेंसी पहले बढ़ती है, फर्स्ट वो इंक्रीज करती है और फिर डिक्रीज करती है, यानी कि घटती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ग्रुप में क्या होता है? वैलेंसी कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। ठीक है, वो नहीं चेंज होती है। तो आइए अब हम लोग आते हैं, वैलेंसी हो गया, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, विद्युत धनात्मकता, हिंदी में कहते हैं विद्युत धनात्मकता, या इसे मेटालिक कैरेक्टर भी कहते हैं। मेटालिक कैरेक्टर यानी कि धातुई गुण। धातुओं का गुण होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को वो त्याग करता है, छोड़ता है। तो जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा? जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? देखिए, इसका आंसर बार बार मैं कहूंगा कि एक ही जगह से आप आंसर निकालिए, वो है परमाणु का साइज से। आपने क्या देखा कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। तो परमाणु का आकार जितना छोटा होता जाएगा ना, उसके जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है ना, वो उतना ज्यादा पकड़ में रहेगी, न्यूक्लियस का उतना पकड़ में रहेगी, इसलिए आसान नहीं होगा इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक कैरेक्टर, अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियड में तो वो डिक्रीज करता जाता है, मतलब आसानी से वो इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, है ना? क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होता है। तो नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज अंदर में बढ़ता जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ता जाएगा तो क्या करेगा? जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसको पुल करके रखेगा, अपनी तरफ ज्यादा पुल करके रखेगा, तो वो उसको बाहर नहीं जाने देगा, छोड़ेगा नहीं जल्दी। इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाएगा। नहीं निकल पाएगा मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटती जाएगी, डिक्रीज करेगी। जब हम ग्रुप में आते हैं ऊपर से नीचे तो क्या होता है? आपने देखा कि परमाणु का आकार बड़ा होता जाता है। परमाणु का आकार बड़ा होता है, साथ ही साथ नंबर ऑफ सेल्स भी ऐड होते जाते हैं, कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है ग्रुप में। तो जैसे ही हम कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाएगी और परमाणु का आकार बड़ा होता जाएगा, तो जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के पकड़ में नहीं रहेगी, न्यूक्लियस उसको उतना अट्रैक्ट करके नहीं रख पाएगा, इसलिए वो जल्दी निकल जाएगा। और जल्दी निकल जाने का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का कि उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी, यानी कि वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। इसीलिए जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो डाउन द ग्रुप क्या होगा दोस्तों? इंक्रीज करेगा। ग्रुप में जाने के बाद क्या होगा दोस्तों? इंक्रीज करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजन के साथ दिमाग में रखिए। मैंने हर एक चीज को परमाणु के आकार से जोड़ दिया है ताकि आपको तकलीफ ना हो। एक ही तरह का गुण आप याद रखिएगा, उसी से आंसर फटाफट निकालते जाइएगा। अब हम आते हैं, लास्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति, सॉरी ग्रहण करने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे हम नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी कहते हैं, अधात्विक गुण, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। नॉन मेटल का क्या प्रॉपर्टी होता है? वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं क्योंकि उनकी कक्षा, उनकी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है या तो 4 होती है या 5 या 6 या 7। तो इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे तो 8, ये 3 कर लेंगे तो 8, ये 4 कर लेंगे तो 8। तो जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों को वो त्यागते नहीं बल्कि दूसरे से लेते हैं। तो ये नॉन मेटल है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का प्रवृत्ति, लेने का प्रवृत्ति। तो इस जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होगा? जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होगा? आइए हम लोग इस पर चर्चा कर लें। जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आपको पता है कि परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। तो परमाणु का आकार छोटा होने का मतलब हो गया कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पकड़ में है, इसलिए उसके करीब अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो तुरंत इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बड़ा होता जाता है। तो जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो खुद न्यूक्लियस के उतना पकड़ में नहीं रहता, तो जो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा उसको क्या खींचेगा वो? तो इसलिए वो बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉनों को किसी से ले नहीं पाएगा बल्कि वो छोड़ देता है।
तो इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इधर से डिक्रीज करती जाती है। यानी जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे उतरते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है वो घटती जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं ये जरूर से जरूर आप लोग याद रखिएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लेकिन उसके लिए आपको 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। और उसके बाद आप जरूर से जरूर देख लीजिए उसको सजाकर, जो भी एटॉमिक नंबर आपको ऑप्शन में दिए गए हैं कि वो सेम पीरियड में है या सेम ग्रुप में है, उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। क्योंकि आपको ट्रेंड तो पता हो गया, पीरियोडिक ट्रेंड्स, एटॉमिक नंबर याद करके उसको लिखिए, उसका कन्फिगरेशन करिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और उसी से डिसीजन लीजिए कि क्या होगा। अगर उसमें नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है तो समझ लीजिएगा वो सेम पीरियड में होगा। अगर सेल एक एक बढ़ता जा रहा है तो समझ लीजिएगा वो एक ही ग्रुप का तत्व है। तो सबसे पहले ये पता लगाइए कि वो जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं क्या वो एक ही पीरियड में है या एक ही ग्रुप में है। इसके बाद आप अपना जो तरीका है, दिमाग है, लगाइए कि एक अगर पीरियड में है तो हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा। हम अगर एक ही ग्रुप का अगर तत्व है, चारों ऑप्शंस जो दिए गए हैं, तो ऊपर से नीचे जाने पर उसका एटॉमिक साइज बड़ा होते जाता है। उसी से आप अपना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला निकाल लीजिए। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया है चैप्टर। और जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा जिनको इनकी ज़रूरत है। तो अगर उन्हें फायदा होगा तो हम लोगों को भी खुशी होगी। धन्यवाद दोस्तों। इसका मैं एमसीक्यू लेकर बहुत जल्द आऊंगा और एमसीक्यू में आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस है वो कवर करा दूंगा।